तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। जो हमने सेशन स्टार्ट किया था एनिमल हस्बेंड्री का ऑल ओवर एग्जाम्स के लिए, सब के लिए रामबाण घोषित होने वाली क्लासेस, तो उसका आज अपनी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने करवा दी जिसमें शब्दावली किए थे, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माँ शारदा को वंदन करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपन सेकंड क्लास की शुरुआत। तो जो भाई अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं, उसमें बेसिक मैंने शब्दावली करवाई थी 47 मिनट 47 मिनट की लगभग वो क्लास, एक बार वो देख लें। उससे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ मोटा मोटा सा कि हमने बैक क्लास में क्या पढ़ा है। और आज की क्लास जो होने वाली है अपनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें अपन एनिमल हस्बेंड्री के 10 से 12 टॉपिक जो बेसिक, भाई नस्लों को छोड़ के और पशु रोग को छोड़ के जितना भी पोर्शन है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन। ये जो क्लास अपना सेशन रहेगा कितना भी रहे, 60 मिनट का रहे, 1.5 घंटे का रहे, इस 60 मिनट इस 1.5 घंटे में आपको 4 से 5 क्वेश्चन हूबहू मिलने वाले हैं किसी भी पेपर में। कृषि पर्यवेक्षक की आप बात कर सकते हो, ICR, JET 11 12 या जहाँ पे भी एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस मेंशन हो रखा है वहाँ हर जगह। तो स्टार्ट करेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेगा। उससे पहले एक बार मैं हल्का सा जो कल हमने पढ़ा था वो रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी जिन्होंने नहीं देखी है, जो पूरा देखना चाहते हैं थ्योरी क्लास, तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, बैक क्लास जरूर चेक करें। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले कल हमने देखा था कि एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं अपने, पालतू जो अपने एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनकी केयर और उनका मैनेजमेंट करना, उनकी केयर एंड मैनेजमेंट। केयर मतलब उनका ध्यान रखना, उनका रख रखाव करना, उनकी सारी व्यवस्था करना, ठीक है। मैनेजमेंट भी उसी में आता है। ये दोनों चीज करना किसके लिए? फॉर इकोनॉमिक पर्पस, इकोनॉमिक पर्पस के लिए, अपने लाभ के लिए। जो पालतू प्राणी है, पालतू जो एनिमल्स हैं, जो जीव हैं, उनको पालना, उनकी सारी व्यवस्था करना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई थी। फिर हमने क्या था कि एनिमल हस्बेंड्री के उद्देश्य क्या है, अपन क्यों एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ। भाई अपने को एक तो उनसे खाने वाली चीजें जो हैं उनकी पूर्ति के लिए, या औद्योगिक खाने वाले में क्या हो गया, दूध हो गया, क्या उत्पाद मिलते हैं उनसे अपने को, दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, छाछ, लस्सी, ये सारा एनिमल से ही होता है। सेकंड जो चीज़ है अपने पास कि चमड़ा, औद्योगिक के अगर हम बात करें तो चमड़ा हो गया, चर्बी हो गई, और जो बहुत सारी चीज़ें, सींग, खुर है, उन चीज़ों से भी अपने को चीज़ें प्राप्त होती है। तो ये दो चीज़ हो गई थी। उसके बाद में हम शब्दावली देखे थे। फर्स्ट ही अपना शब्द था सिलेक्शन या चयन, सिलेक्शन या चयन। दूसरा जो शब्द था वो था कलिंग, CULLING, कलिंग या निकृष्टन या निकासन, निकासन। सिलेक्शन किसको कहते हैं? भाई मैं किसी चीज का चूज करूंगा, आपने इस क्लास को चूज किया है तो क्यों किया है? जो आपको चाहिए था वो चीज इसमें मिल रही है इसलिए चूज किया। सिलेक्शन किसको कहते हैं? किसी अवांछनीय, कोई झुंड है उसमें से अपने इच्छित गुणों के जो चीजें मेरे को चाहिए ना, वो सारी चीज उसमें हो, तो मैं उसका सिलेक्शन करूंगा, उसका चयन करूंगा, उसका वर्ण करूंगा। या ऐसे समझ लो किसी समूह में से, इसमें 20 आदमी खड़े हैं, 20 पशु हैं, एनिमल है, मैं इनमें से किसी एक का चूज कर रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं? सिलेक्शन या चयन करना। एक को निकाल रहा हूँ मेरे लिए, क्यों? उसकी मैं क्या करूंगा, इकोनॉमिक पर्पस के लिए निकाल रहा हूँ, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, जो मेरे को गुण चाहिए थे वो सारे उसमें उपस्थित है, उसको तो अपन कहेंगे सिलेक्शन, चयन या वर्ण। फिर दूसरा था कलिंग या निकृष्टन, बाहर करना। भाई मैंने 20 एनिमल चूज करके लिया है, 20 में से मेरे को 2 एनिमल में मेरे बाड़े में से उनको बाहर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? उसके पीछे रीजन है। या तो वो मेरे को जो लाभ चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं, या उनमें कुछ रोग हो गया या कुछ दिक्कत हो गई, तो मैं इनको बाहर कर रहा हूँ, उसको बोलेंगे कलिंग या निकृष्टन। एक बार सारे शब्द बता देता हूँ। थर्ड जो अपना था ग्रूमिंग, ग्रूमिंग या खुरहरा करना। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग किसको कहते हैं? पशुओं को ब्रश के सहायता से नहलाना, उनको साफ सुथरा करना, जिससे कि चिचड़े द्वारा, चिचड़े वगैरह जो है ना, जूं, उनको हटा सके, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त संचार, वो बढ़ सके और वो खुश रह सके, अच्छे रह सके। स्वस्थ रहेंगे तो अधिक उत्पादन देंगे, और उत्पादन लेना ही अपना मेन पर्पज है एनिमल हस्बेंड्री से, ठीक है। वो कोई सा भी अपना उत्पादन हो सकता है। सिलेक्शन, कलिंग, ग्रूमिंग। उसके बाद में था अपना डिसबडिंग या डीहॉर्निंग। डिसबडिंग या डीहॉर्निंग कहते हैं सींगों को दबाना या काटना, सींगों को दबाना या काटना डिसबडिंग या डीहॉर्निंग कहलाता है। उसके बाद में था डीवर्मिंग। डीवर्मिंग, पशुओं को उनकी आंत में, उनके आमाशय या पेट में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे कीट हैं, सूत्रकृमि हैं, उनसे मुक्त करना। या सीधा सा कह सकते हैं अपने कोई भी भैंस या जो गाय ब्यात जब हो जाता है, छोटा बछड़ा होता है, कुछ दिन बाद जन्म के, अपन उसको पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं, उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? डीवर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में था डीवर्मिंग के बाद में डीबिकिंग, मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया डीबिकिंग कहलाती है। डीबिकिंग, डीबिकिंग मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया। और चोंच क्यों काटी जाती है? क्योंकि जो बाउल में मुर्गियां जो उठा रही है दाना वगैरह, वो अच्छे से उठा सके। और एक क्रिया होती है कैनाबिलिज्म, मुर्गियों का आपस में चोंच मारकर घायल कर देना, कैनाबिलिज्म कहलाता है। कैनाबिलिज्म जो होता है NaCl की कमी से होता है, तो उससे बचाव के लिए अपन क्या करते हैं? डीबिकिंग करते हैं। डीबिकिंग में मुर्गियों की चोंच काटी जाती है। तो जो ऊपरी चोंच है वो काटी जाती है 1/4 भाग, और नीचे की जो चोंच है वो काटी जाती है 1/8 भाग। ये चीज याद रखना। और इसकी एज है 7 से 15 दिन या 1 महीना तक, 20 से 25 दिन, 1 महीने तक
डीबिकिंग की क्रिया कर सकते हैं। तो ये एक जैसे शब्द हो गए, डीबिकिंग, डीवर्मिंग, डिसबडिंग, डीहॉर्निंग, ठीक है, याद रहेगा, पहले मैंने क्लास में अच्छे से बता दिया। फिर आता है डोकिंग, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया डोकिंग। मेन शब्द वो रिवाइज करवा रहा हूँ, क्लास प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अपन। डोकिंग, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, डोकिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो था डाउन कवर, फल्सिंग। फल्सिंग क्या कहते हैं, गर्भित भेड़ को अलग से आहार देना फल्सिंग कहलाता है। डाउन कवर, गर्भावस्था में ब्यात के 15 दिन। गेस्टेशन पीरियड किसको कहते हैं, गर्भकाल अवधि, जो सब में अलग अलग है। ये चीजें मैं आपको याद करवाऊंगा कि इसमें कितनी होती है, सारणी में ट्रिक से, कभी भी नहीं भूलोगे, नहीं कंफ्यूजन होगा। गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड किसको कहते हैं, जो गाय या भैंस आपका मादा जो एनिमल है, ठीक है, फीमेल एनिमल के अंदर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी से लेके उसकी डिलीवरी तक, प्रसव तक, सक्सेसफुल मैटिंग जो होती है उस दिन से लेके जिस दिन भैंस गर्भ ठहर जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है सक्सेसफुल, उस दिन से लेके मैटिंग तक, पूरा प्रसव तक, डिलीवरी तक का जो बीच का पीरियड होता है उसको गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल अवधि बोलते हैं। जैसे सब में अलग अलग होता है, भैंस में 310 दिन होगा, गाय में 280, जो भी है सब में अलग अलग दिन का ये दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टमिंग अप, गर्भित पशु को ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व जो आहार दिया जाता है स्टमिंग अप कहलाता है। प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, यौन आरंभ या प्यूबर्टी। प्यूबर्टी या यौन आरंभ किसको बोलते हैं, वह स्टेज, एनिमल्स की वह स्टेज जिसपे उनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं और आगे की जो मेटिंग की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके लिए फुल्ली रेडी हो जाते हैं, उसको बोलते हैं यौन आरंभ। क्या बोलते हैं, यौन आरंभ। व्हेन एनिमल सेक्स ऑर्गन्स फुल्ली रेडी एंड डेवलप्ड। फिर आता है हीट पीरियड या एस्टर्स। हीट पीरियड या एस्टर्स ये वह काल होता है, या मध्यकाल जिसको बोलते हैं, पाली में आना, हिंदी में अगर बात करें पाली में आना, या हीट पीरियड किसको कहेंगे अपन, हीट पीरियड कहेंगे कि इन दिस पीरियड फीमेल एनिमल वांट्स टू मैटिंग विथ मेल एनिमल। फीमेल जो एनिमल होता है वो मैटिंग के लिए रेडी रहती है मेल एनिमल के साथ, ठीक है, उसको बोलते हैं हीट पीरियड या गर्मी में आना, पाली में आना, वो चीज़ है। नेक्स्ट अपने शब्द देखा था केपोनाइजेशन या बधियाकरण, जो इसके बारे में अभी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। अंडा, केपोनाइजेशन किसको कहते हैं, मुर्गों में बधियाकरण करना, जो नर मुर्गे हैं ना उनमें बधियाकरण करना, उनकी नर जनन तंत्र को समाप्त करना केपोनाइजेशन कहलाता है। और बधियाकृत मुर्गा जब ये प्रोसेस हो जाती है उसको क्या कहते हैं, केपन कहते हैं। और इसके लिए डाईइथाइल सिस्टिलवेस्टोल हार्मोन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डाईइथाइल सिस्टिलवेस्टोल हार्मोन। भाई नर मुर्गे में तो केपोनाइजेशन कह दिया और मुर्गे को कह दिया केपन, डाईइथाइल सिस्टिलवेस्टोल हार्मोन का हमने यूज ले लिया। पर मादा मुर्गी में अगर ये प्रोसेस करेंगे ना सेम, तो उसको बोलेंगे अपन अंडाशय अपनयन। क्या बोलेंगे, अंडाशय अपनयन। अंडाशय अपनयन मादा मुर्गी के अंदर ये क्यों करते हैं, मांस के लिए। भाई मुर्गे को अपन बधियाकृत कर रहे हैं, केपोनाइजेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो जनन एनर्जी है, जननांगों में जो एनर्जी है जो उस प्रोसेस में जाती है वो सारी उसकी फिजिकल ग्रोथ में लग जाएगी, शारीरिक उसकी में लग जाएगी, तो उसको क्या होगा, ज़्यादा उसका मांस बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी, तो मांस उत्पादन के लिए चीज़ें की जाती है। अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद था कास्ट्रेशन, भेड़ व बकरियों के अंदर, भेड़ व बकरियों के अंदर नर के वृषणों को कुचल देना या उनको हटा देना कास्ट्रेशन कहलाता है। इसका भी वही सर्दियों में बेस्ट टाइम होता है कास्ट्रेशन का, ठीक है। और कास्ट्रेशन का भी उद्देश्य वही है कि अधिक मांस उत्पादन लेना। बकरा जो अपना बन रहा है ना उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो हट्टी कट्टी हो, इसीलिए अपन उसको कास्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद में कैनाबलिज्म मैंने बता दिया, कास्टिंग था पशुओं को गिराना। टीजर बुल होता है नसबंदीकृत, नर सांड को टीजर बुल कहते हैं। नसबंदीकृत, देखो नसबंदीकरण और बधियाकरण अलग अलग चीज है। नसबंदीकरण में क्या करते हैं, बधियाकरण में तो उसके है ना जो वर्षण है, शुक्राणु जो बनते हैं ना, नर जनन कोशिकाएं जो बनती है बधियाकरण में, वो बनना ही बंद कर देते हैं, सिस्टम ही खत्म कर देते हैं। बाकी जो नसबंदीकरण होता है जिसको बोल सकते हो आप अपनी भाषा में बात करें समझाने के लिए ऑपरेशन, ठीक है, नसबंदीकरण जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो स्पर्म जो है सीमेन तो बनता है, पर वो जो सीमेन नलिका है उसके द्वारा जब मादा का और नर का एनिमल का जब संलयन होता है, मैटिंग की प्रक्रिया होती है, तो अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाता है वो, तो उसके उसमें सारी चीज रहती है, फीलिंग्स है, ठीक है, स्पर्म भी बन रहे हैं, पर संलयन की प्रक्रिया नहीं होती। अंडाशय और जो अंडाणु और शुक्राणु वो मिल नहीं पाते हैं सीमेन, तो उस नसबंदीकरण, और नसबंदीकरण से जो तैयार होता है उसको बोलते हैं टीजर बुल। क्या बोलते हैं, टीजर बुल। अब टीजर बुल क्या काम में आएगा, भाई ये जब मादा को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है एनिमल को अपने को, फिर क्या काम आएगा, ये उसके हीट पीरियड की, मध्यकाल की पहचान करने हेतु रखा जाता है। हीट पीरियड मैंने अभी बताया, हीट पीरियड कौन सा पीरियड होता है, उस पीरियड में मादा जो एनिमल है, फीमेल एनिमल है, वो आपके मेल एनिमल के साथ मैटिंग करने के लिए पूर्ण रूप से रेडी रहती है। उसको हीट पीरियड या एस्ट्रस या मध्यकाल, पाली में आना, हीट में आना, गर्मी में आना कह सकते हैं अपन। तो उसके लिए नसबंदी किया हुआ जो अपना नर है उसको टीजर बुल कहेंगे, वो काम में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। फिर आगे था डम्ड पेल, सकरे मुंह की बाल्टी। सकरे मुंह की जो बाल्टी थी, डम्ड पेल, दूध निकालने के लिए, उसको कहते हैं डम्ड पेल। फिर था सकलिंग और विनिंग। तो ये चीज में सकलिंग और विनिंग को बहुत डिटेल से आगे समझाऊंगा, अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
तो जिन्होंने पहले की क्लास नहीं देखी थी उनका भी पूरा रिवाइज हो गया, और जिन्होंने देख रखी है उनका और रिवाइज हो गया, उनको ढंग से याद हो गया, रिवीजन हो गया। देखो मैं एनिमल हस्बेंड्री की है ना, पशुपालन विज्ञान की, आज की क्लास के अलावा जैसे कल की क्लास थी वो इसी में मैंने मेंशन कर दिया, आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दिया। बाकी अब जो क्लास रहेगी ना आज की, ये एंड तक ये, और इसके बाद में 2 या 3 क्लास में सारी नस्लें करेंगे, एक में अपन डेयरी वाला पार्ट करेंगे, और एक क्लास एनिमल डिजीज की होगी। एनिमल डिजीज में से कोई सा भी पेपर हो आपका किसी भी लेवल का, चाहे 0 से हाई तक, WO AO ठीक है, AFO, कोई सा भी पेपर हो जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस मेंशन है, वहाँ से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और वो फिक्स क्राइटेरिया है उनका, भाई एनिमल डिजीज का ये कंटेंट है ना तो इसी में से आएंगे। तो इस कंटेंट को इतने अच्छे से पढ़ना है कि कोई सा भी अपन एग्जाम दे इससे बाहर वो नहीं जाए, गलत अपने नहीं हो। ऐसा करके एनिमल हस्बेंड्री की टोटली अपन 6 से 7 क्लास लेंगे, और इसी में से लगभग कोई सा भी पेपर देना 80 से 90% आपको हूबहू मिलेगा। पर शर्त एक ही है कि कॉन्सेंट्रेट होकर थोड़ा ध्यान से आप देखें इन चीज़ों को, लिखने की कोशिश नहीं करें। लिखा हुआ कंटेंट मेरे को पता है बाजार में भी कम नहीं है, आपके पास भी कम नहीं है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अपने को लिखने से मतलब नहीं है, लिखा हुआ बहुत पढ़ा है, किताबें थ्योरी बुक्स पढ़ी है, टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं आज का अपना। आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा, उससे पहले 2-4 जो बिंदु है वो बता देता हूँ, जो स्थाई वाले। बाकी जो करंट अफेयर्स वाले रहेंगे ना, अपने आंकड़े वगैरह, कौन सा स्थान है, कौन सा जिला, राज्य, दूध में, भेड़ में, बकरी में, तो वो तो मैं आपको सारणी से जब क्लास एंड होएगी ना अपनी, उस टाइम मैं आपको दूंगा। इस टाइम अपन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, एडवांस चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, वो कर लेते हैं। तो भारत में प्रथम पशु गणना जो हुई थी वो हुई थी 1919 में। भारत में प्रथम पशु जनगणना हुई थी अप्रैल 1919 से मई 1920, ठीक है। 1919 से 1920 के मध्य में हुई थी फर्स्ट पशु गणना, पशु गणना। और हर 5 साल के अंतराल पे होती है पशु गणना, हर 5 साल के अंतराल पे होती है। राजस्थान में जो पशु गणना करवाता है राजस्थान राजस्व मंडल। कौन कराता है? राजस्थान। ये कहाँ पे स्थित है? कमेंट्स में मेरे को बताओगे। राजस्थान राजस्व मंडल, ये अथॉरिटी जो है ये राजस्थान के अंदर पशु गणना करवाती है। प्रत्येक 5 वर्ष पे करवाती है। भारत में पहली पशु गणना हुई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी, ठीक है। ये राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है। अजमेर में मुर्गियों का भी है, मुर्गियां सर्वाधिक मिलती है अजमेर में, और राजस्थान राजस्व मंडल भी अजमेर में ही स्थित है। और ये जो बॉडी है वो करवाती है अपने एनिमल की, जो करवाती है। फिर है इसमें नेक्स्ट, सबको पता होगा कि राजस्थान का एकमात्र वेटनरी जो कॉलेज है, सबसे पहला और एकमात्र वेटनरी कॉलेज आपको पता है कौन सा है? बीकानेर वाला, बीकानेर। और एकमात्र डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज जो फर्स्ट बार था वो था एमपीटी आपका उदयपुर, महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी एवं दूध उत्पादन वाला, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए, बेसिक से चीज है, सबको मालूम है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। विश्व में सर्वाधिक पशु भारत में पाले जाते हैं, विश्व में सर्वाधिक पशु भारत में पाले जाते हैं। और दूध उत्पादन के भारत किस नंबर पे है? फर्स्ट पे है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले नंबर पे है। और भारत के अंदर पहले नंबर पे कौन है? अपने बाबा रामदेव, ठीक है, पतंजलि। उनके पास इतना दूध है जितना आंकड़ों में नहीं है उतना, है ना। अब वो लाते कहाँ से आई डोंट नो, पर उनके पास बहुत दूध है, और पूरा क्या है? गायों का दूध है ना, समझ रहे हो। तो अपन टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिया। पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं अपना। समझ में आ रहा होगा सबके? ये 5 से 6 क्लास रहेगी। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, आप जो सिलेबस अभी जो लेट हो गए हैं पढ़ने में या रिवाइज कर रहे हैं, पहले बहुत पढ़ा हुआ भी है आपका, पर आपकी 5 से 6 क्लास आपका पूरा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखते हो तो 7 घंटे कवर करेंगे। 7 घंटे में अगर कृषि पर्यवेक्षक का या किसी पेपर में से आपको 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मैं तो मानता हूँ कहीं भी घाटे का सौदा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको मिल रहे हैं। क्योंकि आपके ये 7 घंटे, इसके पीछे हमारी टीम की और हमारी मेहनत है ना, वो 70 घंटों की है। जो कंटेंट आपको देना है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ वही चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, फालतू की चीज़ इसमें है ही नहीं, है ना। तो पहला है पशुओं का चयन या वर्ण। पहला जो अपना टॉपिक है पशुओं का चयन या वर्ण या सिलेक्शन। पशुओं का चयन, वर्ण या सिलेक्शन, इसकी डेफिनेशन मैंने कल भी क्लास में दे दी, आज रिवाइज कराते पहली डेफिनेशन ये दी थी कि किसी झुंड में से, किसी अवांछनित झुंड में से अपने इच्छित गुणों की पूर्ति के लिए जिस पशु का चयन किया जाता है, जिसको उठाया जाता है, जिसका सिलेक्शन किया जाता है, उसी प्रक्रिया को सिलेक्शन या चयन कहते हैं। इसकी मेनली क्या है? 5 विधियां हैं। 5 विधियों को मैं यहाँ लिखूंगा और आपको
यहाँ के यहीं याद करवा के समझा दूंगा, और क्वेश्चन कहाँ से आता है ये चीज बता दूंगा मैं आपको। सबसे पहली विधि है व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन, व्यक्तिगत चयन। इस व्यक्तिगत जो चयन है इसमें क्या होता है, अभी शब्द से समझ में आ जाएगा। अगर अपन इसको दूसरी भाषा में बोले तो इसको अपन बोल सकते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन, इंडिविजुअल सिलेक्शन या समूह चयन। क्या बोल सकते हैं, समूह चयन, समूह चयन। या फिर इसको बोल सकते हैं अपन फिनोटाइप। क्या बोल सकते हैं, फिनोटाइप। अब जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी, बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, फिनोटाइप किसको बोलते हैं अपन, सीधा सा शब्द से लेना इसको। व्यक्तिगत चयन, समूह चयन को बाद में, पहले फिनोटाइप को समझेंगे। फिनोटाइप किसको कहोगे, आपको मैं सीधा सा पूछूं तो लक्षणों के आधार पे, किसी पशु का लक्षणों के आधार पे। फिनोटाइप वो होते हैं जो बाहर से अपने को दिखते हैं। देखो दो चीज होती है, एक तो जीनोटाइप, एक फिनोटाइप। जीनोटाइप होते हैं जो अंदर आनुवांशिक जो गुण है वो अपन ऐसे देख नहीं सकते, मैं हूं आप मेरे आनुवांशिक गुण नहीं बता सकते। पर अगर आपको कोई पूछे कि जो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहे हैं उनके फिनोटाइप गुण क्या है, जो आंखों से देख सकते हो, तो आप बता सकते हो कि ऐसा ऐसा हुलिया है, ऐसे ऐसे कपड़े हैं, ये बाल हैं, ये दाढ़ी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या करते हैं, व्यक्तिगत चयन या समूह चयन, या फिनोटाइप मतलब लक्षणात्मक, ऐसे मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षण जो अपने को आंखों से दिख रहे हैं, व्यक्ति विशेष का अपन चयन करते हैं, वो उसको कहते हैं फिनोटाइप या व्यक्तिगत चयन। इंडिविजुअल सिलेक्शन, इसे समूह चयन भी कहा जाता है, इसे समूह चयन भी कहा जाता है। मात्रात्मक व गुणात्मक लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर कैसे, ये एक झुंड है, यहाँ पे 50 पशु खड़े हैं, 50 गाय खड़ी है। अब उनके डेयरी के गुण, उनका अयन, गादी, सींग, शरीर, चमड़ा, ठीक है, उनकी पूंछ, उनका नाक नक्शा, वो चीजें देख के आप चयन कर रहे हो ना, वो कहलाएगा व्यक्तिगत चयन, समूह चयन या मास सिलेक्शन या फिनोटाइप, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, आता तो इतना सा आता है कि दूसरा नाम पूछ लेता। फिनोटाइप में जो चयन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर, जो भी अपने को आंखों से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये यहीं पे खत्म। बात करते हैं दूसरे की, वंशावली चयन। शब्द से ही समझ में आ जाएगा आपके, वंशावली, उसके वंश को देख के वंशावली चयन। इसको अपन बोल सकते हैं पेडागिरी मेथड, पेडेगिरी, पेडेगिरी, पेडेगिरी मेथड आपने देखा होगा। उसमें क्या करते हैं, अपने पूर्वजों का रिकॉर्ड रखते हैं। वंशावली चयन में क्या करते हैं, पारिवारिक चयन या वंशावली चयन, पेडागिरी मेथड बोलते हैं। इसमें पशु के पूर्वजों का वंशावली अभिलेख किया जाता है। किस चीज में काम में आता है ये सब यहीं पे खत्म हो जाएगा, कम उम्र के पशुओं के चयन में। कम उम्र के, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो बताऊंगा। कम उम्र के पशुओं के चयन में, भाई मेरे को कोई छोटी वो लानी है, बछिया लानी है, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो मेरे को छोटी बछड़ी लानी है, पाडी लेके आनी है, भैंस का बच्चा जो छोटा होता है, फीमेल उसको बोलते हैं, या मेल मेरे को खरीदना है। तो मैं छोटा है उसमें ये तो देख नहीं सकता उसका अयन कितना है, गादी कैसी है, उसके थन कैसे हैं, ठीक है, शरीर कैसा बनेगा, अभी छोटा है, ये चीजें नहीं देख सकता। तो मैं उसको किस बेस पे खरीदूंगा, किस बेस पे चयन करूंगा, मैं क्या करूंगा, भाई इसके पूर्वजों क्या, इसके खानदान को मेरे को देखना है डिटेल्स। भाई इसकी माँ थी वो कौन सी नस्ल की थी, किस नस्ल के नर से मैटिंग की हुई थी, कितना उसका सालाना दूध उत्पादन था, और कितना उसका बॉडी भार था, जो बॉडी वेट है वो कितना था, क्या क्या उसकी योग्यताएं थी, क्या क्या उसमें विशेष गुण थे, ठीक है, स्वभाव कैसा था उसका, दूध देने में वो कैसी थी, वो सारी चीज देख के मैं चयन करूंगा। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, उसकी वंशावली, उसके खानदान का, उसके वंश का, उसके दादा दादी, उसके पापा मम्मी बहन भाई, उनका सबका थोड़ा थोड़ा मेरे को रिकॉर्ड रहेगा, तो मेरे को आइडिया रहेगा। तो ये चीज या समझ सकते हो कि कम उम्र का पशु मैं चूज कर रहा हूँ, तो मेरे को सीधी सी बात है उसमें क्या डेयरी के गुण देखूं मैं कम उम्र का, भाई अभी तक उसका ब्यांत नहीं हुआ है, छोटा है अभी पशु, तो किस लेवल पे मैं उसको चूज करूंगा। अगर मेरे को कोई नर मेल, अगर मेरे को एनिमल चूज करना है भैंस में, तो मैं क्या देखूंगा कि इससे पहले उसका वंशावली चेन देखूंगा कि इसका जब मेटिंग हुई थी तो इसका फादर कौन था, कौन सी नस्ल का था, ठीक है, उसमें क्या क्या कैपेसिटीज थी, और इससे जो और संतानें हुई उनमें क्या क्या गुण रहे हैं। तो ये उसके लिए है वंशावली चयन या पेडागिरी मेथड। कम उम्र के पशु के चयन की सर्वोत्तम विधि, सीधा सा क्वेश्चन आएगा, ये चीज याद रख लेना। यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो कि कम उम्र के पशुओं के चयन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, वंशावली चयन या पारिवारिक चयन या पेडागिरी मेथड है, बात खत्म। अगर दूसरा आता है समूह चयन कहते हैं, तो फिनोटाइप को या व्यक्तिगत चयन को, जिसके मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है। दो विधियां खत्म, बात करते हैं थर्ड विधि की, प्रदर्शनी व्रत चयन। प्रदर्शनी शब्द से समझ में आएगा, प्रदर्शन कर रहे हैं अपन, उसका दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, शो कर रहे हैं उसको, SHOW, शो रिंग मेथड, रिंग मेथड,
अब आप एक चीज देखना, मेले वगैरह में गए हो तो वहां पे घोड़ा लगा के चीजें रखी रहती है, फिर आप उसमें कुछ फेंकते हो वो आपकी हो जाती है रिंग बना के। तो ऐसा सीन होता है कि घोड़ा कर देते हैं, उसमें चारों तरफ पशुओं को खड़ा कर देते हैं, फिर किसान वगैरह वहां पे जाते हैं, वहां पे उनकी बोली लगती है उनकी योग्यता के हिसाब पे, और अपने को आंखों से देख के उनका चयन करके लाना होता है। उसको बोलते हैं प्रदर्शन। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस विधि से, ना कभी तक आया है ना आएगा। प्रदर्शन व्रत चयन, शो रिंग सिलेक्शन, मेले व प्रदर्शनी में चयन की सामान्य विधि है। चौथी जो विधि है आपकी सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है, गुणांक पत्र विधि। गुणांक पत्र विधि, अब इसका भी शब्द गुणांक पत्र, गुणांक मतलब नंबर, स्कोर कार्ड, SCOR, स्कोर कार्ड मेथड, स्कोर कार्ड मेथड, इसके बारे में समझना। इसमें क्या कर रहा, पशु को अलग अलग चीज के अलग अलग नंबर दे दिए। सीधी सी बात करें, 12th क्लास है सपोज दैट, तो अब आपके प्रथम टेस्ट के अलग नंबर होते हैं, द्वितीय टेस्ट के अलग होते हैं, तृतीय टेस्ट के अलग होते हैं, अर्धवार्षिक के अलग, वार्षिक के अलग, फाइनली आपका रिजल्ट जुड़ के आता है। उसको अपन गुणांक पत्र विधि बोल सकते हैं। उसमें अलग अलग टेस्टों के अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग नंबर निर्धारण किए हुए हैं। वैसे ही एक पशु के गुणांक पत्र विधि जो है, स्कोर कार्ड मेथड है, सबसे ये साइंटिफिक मेथड है। ये पशु चूज करने का, भाई इनमें तो देख ले, मैं अनुमान से देख रहा था, इसमें उसके माता पिता का वो देख रहा था, इसमें तो मैं बिना देखे ही खरीद रहा था, मतलब बाहर बाहर का देख के, प्रदर्शनी वर्त मेले से ला रहा हूँ, मेले की चीजों पे वैसे ही भरोसा नहीं रहना चाहिए। फोर्थ जो अपना था गुणांक पत्र विधि, स्कोर कार्ड मेथड, इसके बारे में देखता हूँ मैं, इसको थोड़ा डीपली से समझा देता हूँ आपको। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। गुणांक पत्र विधि या स्कोर कार्ड मेथड, अब किस किस चीज के कितने, तो इसमें एक ट्रिक याद रखना। पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है, सबसे पहले तो ये याद रखना स्टार लगा के, गुणांक पत्र विधि, पशु चयन का जहां पर भी नाम आ रहा है तो सबसे सर्वोत्तम विधि है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, गुणांक पत्र, सर्वोत्तम विधि है साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि इसमें लॉजिक है चीजों का, अभी समझना कैसे है लॉजिक, सर्वोत्तम विधि है। और इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, यहीं पे समझना। लिखने के लिए मैंने पहले ही कहा कि लिखा ही का मत करो, समझना, और मेरे को क्लास के एंड में फीडबैक जरूर देना आप, है ना। और एक और चीज, क्योंकि ये सब फ्री है, हम इतना कोऑपरेट कर रहा है, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ आप भी थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करेंगे। चैनल जो अपना था बहुत लंबे समय से बंद पड़ा था, तो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जा रहे हैं, तो जो भी आपके साथ वाले क्लासमेट्स हैं, यार दोस्त भाई बहन जो भी हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको 1 सेकंड लगती है, अभी आगे क्लास बाद में देखना, एक बार शेयर कर देना। अगला देखे नहीं देखे उसकी मर्जी है, आप अपना धर्म निभाओ, मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ, अच्छे से मेहनत करके कंटेंट ला रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। व्यूज़ कितने आएंगे, कौन देखेगा, वो मैटर नहीं कर रहा मेरे लिए, तो आपके लिए भी वो नहीं करना चाहिए कि अगला खोलेगा नहीं खोलेगा। आपको समझ में अगर आ रहा है शेयर कर देना आप, ठीक है। तो गुणांक पत्र फोर्थ अपना मेथड है सिलेक्शन या चयन का, वो पढ़ रहे हैं, तो ये फोर्थ मेथड था, सबसे साइंटिफिक मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है, कौन सा है, स्कोर कार्ड मेथड है। स्कोर कार्ड मेथड या गुणांक पत्र विधि सर्वोत्तम विधि है पशु चयन की, सबके अलग अलग। तो एक ट्रिक याद रखना इसमें, ता डे द और स, 10:30, ये चीज याद रखना। क्या चीज, 10:30, और ये चीज क्लियर हो जाएगी। 10:30, 10:30 का मतलब क्या रहेगा इसके अंदर, इसमें कि 1 सेकंड, 30-20 और 30-20, ये याद रखना। 10:30 लिख के आगे 30-20 30-20 लिख देना, 10:30 लिख के 30-20 30-20। अब सा का मतलब होता है सामान्य स्वरूप, क्या हो गया, सामान्य स्वरूप, जो अपने को एनिमल दिख रहा है उसके सामान्य स्वरूप के अपन कितने नंबर देंगे उसको, 30 नंबर। सा से सामान्य स्वरूप 30 नंबर। दूसरा है डे, डेयरी गुण, डे से डेयरी गुण, डेयरी गुण के कितने हो गए अपने, 20 नंबर, ठीक है। फिर है द, द का मतलब क्या हो गया, दुग्ध वाले गुण, क्या हो गया, दुग्धांग गुण, द का मतलब दुग्धांग गुण, दुग्धांग गुण, दुग्धांग गुण कितने हो गए, 30 हो गए। फिर हो गया स, स से क्या करेंगे अब, शारीरिक क्षमता या शरीर के गुण, शरीर क्षमता अपन बोल सकते हैं, शरीर क्षमता। अब जोड़ लो, टोटल कितने हो गए, 100 हो गए, 30-20 50, 30-20 50। याद रखने का सीधा सा मेथड है, 10:30 लिखो कहीं पे भी, 10:30 लिख के ये क्रम याद रखना, 30-20 30-20। सा यानी सामान्य स्वरूप, डे यानी डेयरी गुण, द यानी दुग्धांग, और स यानी शरीर क्षमता। 10:30 तो सामान्य स्वरूप के 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, और डेयरी गुण के 20 किए गए हैं, दुग्धांग के 30 किए गए हैं, शरीर क्षमता के 20 किए हुए हैं। अब जो बात आती है कि मेरे को पशु चयन करना है, तो 65% या 65 नंबर जो है, 65 नंबर से कम वाला जो पशु है वो क्या किस में आता है, अस्वीकार्य में आता है, उसको अपनों को खरीदना ही नहीं है। टोटल नंबर भाई ऐसा तो है नहीं पूरा, कोई मैंने ये गाय लाई एक, ठीक है, ये गाय है सपोज दैट,
तो इस गाय में मैं सामान्य स्वरूप के 30 में से इसको दे देता हूं मैं 20 नंबर। आगे चलते हैं, डेयरी गुण सबसे महत्वपूर्ण। डेयरी गुण, डेयरी के गुण में क्या क्या आएगा, उसका दूध वगैरह का, ब्यात वगैरह का आएगा। डेयरी गुण में मैंने दे दिया उसको 20 में से 10 नंबर, ठीक है। फिर मैंने लिया दुग्धांग, उसकी शारीरिक सामान्य स्वरूप थोड़ा अच्छा नहीं था, तो मैंने 30 में से 20 दे दिया कि चलो ठीक है, कम शकल शान की रख लेंगे अपन, ठीक है। फिर उसके डेयरी गुण में 20 में से 10 दे दी, पर उसका जो दुग्धांग का जो गुण था उसमें मैंने 30 में से दिया उसको 25 नंबर, क्योंकि वो बहुत अच्छा दूध उत्पादन दे रही थी। नेक्स्ट अपना बचता शरीर क्षमता, 20 में से 20 इसके मैंने दे दिए। टोटल कितने कितने हो गए अपने पास, 20 और 20 40, 10 50 60 70 75 नंबर हो गए, ठीक है। 75 नंबर हो गए। अपने को 65 से कम, जो इन टोटल चारों चीज का 65 से कम आ रहा है उसको खरीदना ही नहीं है, वो अस्वीकार्य में आता है। 65 से कम वाला, फिर आता है 65 से 70 वाला ठीक ठाक श्रेणी में, और फिर आता है 70 से 75 की हाँ अच्छा है, और 75 से ऊपर जिसके नंबर आ रहे हैं, 75 से ऊपर जिस एनिमल के इस स्कोर कार्ड के हिसाब से नंबर आ रहे हैं वो बेस्ट एनिमल में आएगा। ये पूछा जाता है कि उच्चतम पशु, जो उच्चतम पशु है उसको कितने नंबर दिए जाने चाहिए स्कोर कार्ड में, 75 अबव दिए जाने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कितने से कम नंबर के पशु को नहीं खरीदना, ये अस्वीकार्य श्रेणी में आएगा। 65 से नीचे का लेस देन 65 वो नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है उसको। और इसमें सीधा सा एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, गुणांक पत्र विधि। और गुणांक पत्र विधि में दुग्धांक के कितने नंबर किए गए हैं, 30 नंबर। तो ये ट्रिक याद रहेगी, 10.5 30 20 30 20। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 विधियां हो गई, 5वीं विधि की बात करते हैं, संतति परीक्षण या अनुवांशिक चयन। अब यहाँ पे ये 5वीं विधि को मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए, चारों एक जगह रहेगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। संतति परीक्षण, संतति परीक्षण या आनुवांशिक चयन। अब ये कुछ कुछ है ना इस वंशावली चयन से मिलती हुई है, कैसे देखना, आनुवांशिकी चयन, या फिर इसको बोल सकते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप। अब आनुवांशिक चयन जो था, वंशावली जो चयन था, पेडागिरी मेथड, उसमें भी अपन क्या कर रहे थे, उसके पहले के गुण देख रहे थे, उसके वंश के बारे में देख रहे हैं, है ना। पर इसमें जो चीजें देख रहे थे वो अपने को आंखों से दिख रही थी, सारी चीजें अपने को मालूम थी। इसमें क्या होता है, 5वीं जो विधि है संतति परीक्षण, जो आपकी विधि है संतति परीक्षण आनुवांशिक चयन या जीनोटाइप सिलेक्शन, इसमें कम उम्र वाले पशुओं के चयन की विधि है। ये भी कम उम्र वाले पशुओं के चयन की थी, ठीक है, ये भी कम उम्र वाले पशुओं के चयन की विधि है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वो चीज देखना क्या, नर पशु या सांड के चयन की सर्वोत्तम विधि है। नर पशु या सांड के चयन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, संतति परीक्षण विधि है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है, खर्चीली विधि है, समय अधिक लगता है इसमें, समय अधिक लगता है इसके अंदर, ठीक है। और जीनोटाइप के आधार पे चयन करेंगे। अब क्यों है ये सांड के चयन के लिए है और इसमें ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, ये रीजन देखो। मैंने फिनोटाइप ये बताया था, ठीक है, बाहर के लक्षण। जीनोटाइप ये है कि एक कोई, ठीक है, भैंस थी या गाय है, उसके नर बच्चा होता है, मेल, है ना। अब उसका अपन मेटिंग करवाएंगे, उसमें क्या क्या गुण आए जो उसकी संतति उसमें देखेंगे, उसकी संतति में देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिर इसकी संतति में देखेंगे, 2 पीढ़ियों में तो अपने को उसका एनालिसिस करना ही पड़ेगा कि अपना जो पास जो मेल है जिससे हमने मैटिंग कराई है, जो नर बुल्लक है अपने पास, उसमें क्या क्या गुण है। तो जीनोटाइप इसको बोलते हैं कि उसके आनुवांशिक जो गुण है उनके आधार पर कर रहे हैं। सांड के चयन की सबसे उपयुक्त विधि है, समय अधिक लगता है, खर्चीली विधि है। ये 5 मेथड कंप्लीट होते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है मैंने बता दिया। पहली विधि व्यक्तिगत चयन, दूसरी है वंशावली। व्यक्तिगत चयन में से फिनोटाइप विधि कहते हैं, यही क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड है वंशावली चयन या पेडागिरी मेथड, कम उम्र के पशुओं के लिए है। थर्ड है ये रिंग मेथड, कोई मतलब नहीं है। फोर्थ है गुणांक पत्र, बेस्ट विधि है। 10.5 30 20 30 20, 65 से कम वाला खरीदना नहीं है, 75 से ऊपर वाला हमेशा अपने को खरीदना है, 65 से 70 वाला काम चलाऊ होता है। बात खत्म। 5 विधि संतति परीक्षण, आनुवंशिक, जीनोटाइप हो गया, ठीक है। कम उम्र वाले मेल्स के लिए मेनली है ये। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक देखते हैं। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे पशुओं का चयन या वर्ण, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेकंड है अपना पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। क्या है, एनिमल्स को, पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। इसी स्लाइड में 5 विधियां हैं, 5 को समझा दूंगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो चीज समझा दूंगा। समझाने को सब समझाते हैं, आप समझे हुए हो, आपके पास कंटेंट खूब पड़ा है, कॉपी में लिखी हुई पड़ी है, 5 की 6 विधियां भी मिल जाएगी। बट मैटर ये करता है अपना क्वेश्चन कहाँ से आता है वो चीज मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे 5 विधियां हैं, 1, ठीक है।
पहली पहली जो इसमें विधि है वो है टैटूइंग या गोदना, और अपने काम की यही है सबसे मेन, टैटूइंग या गोदना। टैटूइंग या गोदना इसको अपन कह सकते हैं। टैटू आपको नॉर्मली सबको पता है, बहुत ट्रेंड चल रहा है, कोई यहाँ पे छपवा रहा है, कोई यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, स्किन पे। और टैटूइंग का एक सबको पता है कि ये परमानेंट मेथड है भाई, एक बार टैटू बना लिया तो ये परमानेंट रहने वाला आपके। तो इसके बारे में बात करते हैं। टैटूइंग सबको एक साथ क्लियर करते चलेंगे। पहली विधि है टैटूइंग या गोदना, चिन्हित करने की सबसे बेस्ट मेथड है, यहीं पे लिख देता हूँ बेस्ट मेथड, शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चिन्हित करने का सबसे बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट इसके बारे में, पशु के कान के अंदर की त्वचा पर टैटू बनाया जाता है, जो सॉफ्ट होती है ना पशु के कान के अंदर जहाँ पे दिख जाता है, वहां पर टैटू बना के उसमें इंक डाल दी जाती है, और वो परमानेंट होता है। वो जब वो मरता है, कान कटता है ना, तभी ही मिटता है, उससे पहले वो कभी मिटेगा नहीं, ठीक है। तो पहला तो टैटूइंग या गोदना, इसमें क्या करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है, पशु के कान पे बनाया जाता है। चिन्हित करने की स्थायी विधि है, चिन्हित करने की क्या है, परमानेंट मेथड है, स्थायी विधि। यहाँ से क्वेश्चन यही आता है बस, कान वाला भी नहीं पूछेगा आपको, इतना पूछेगा कि बेस्ट मेथड कौन सा और स्थायी विधि कौन सी है, लाइफ टाइम तक कौन सा रहने वाला है। गाय व भैंस में प्रचलित है, उपयुक्त उम्र 1 से 2 सप्ताह होती है। दूसरी है दागना या ब्रांडिंग, बस कंप्लीट हो गया ये पहला यहीं पे, दागना या ब्रांडिंग। अब इसमें दो तरीके से होता है, गर्म दागना और ठंडा दागना। पशु की पीठ जो होती है उसके ऊपर अपन कोई भी लोहे का या कुछ ऐसा मार्क लेते हैं, उसको गर्म करके दाग देते हैं, पर क्या होता है कुछ लंबे टाइम 5, 7, 10 साल के बाद में वो चिन्ह मिटने लगता है। तो ये वैसे तो परमानेंट कहते हैं इसको, पर ये परमानेंट है नहीं प्रैक्टिकली। परमानेंट विधि कौन सी है, टैटूइंग या गोदना ही परमानेंट है, बेस्ट मेथड कहते हैं, गाय भैंस में प्रचलित है। कान के अंदर सॉफ्ट वाली जो स्किन होती है उस पर टैटू बना के उसमें इंक भर दी जाती है, बात खत्म। सेकंड थे दागना या ब्रांडिंग। ठंडा दागना और गर्म दागना दो प्रकार से होता है। दाग के जो ब्रांडीलेक्स नामक पदार्थ होता है, क्या होता है, ब्रांडीलेक्स, ब्रांडीलेक्स, ब्रांडीलेक्स का पदार्थ होता है, वो उसमें भर दिया जाता है, पर ये अनपरमानेंट है। कहीं जगह इसको परमानेंट लिखा हुआ, पर बाकी बात करें अनपरमानेंट मेथड है ये। गाय व भैंस में काम में लेते हैं, अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि। स्थायी विधि यही थी, ठीक है, अस्थायी है, अस्थायी विधि है। दो विधियां कंप्लीट। बात करते हैं थर्ड विधि की। थर्ड जो विधि है अपनी वो है इसमें नोचिंग या ईयर नोचिंग। नोचिंग, नोचिंग, अब नोचिंग का नाम से ही पता चल रहा होगा, काटेंगे या कुछ नोच लेंगे उसको, जैसे अपने को नाखून से किसी ने नोच लिया। ये सुअरों में प्रचलित है, किसमें है, सुअर में प्रचलित है। ये यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ये मैं इसको रेड कर देता हूं। सुअर में प्रचलित विधि है नोचिंग, और नोचिंग के अंदर भी कौन सा, ईयर नोचिंग। सुअर के कान के अंदर है ना वी आकार का या चौकोर आकार का, भाई ऐसे नॉर्मल कट लगाओगे तो वो तो भर जाएगा, पर इस आकार का अंदर की तरफ कट लगा देते तो वो भरता नहीं है। कान को इस प्रकार से काट देते हैं वी आकार में, तो इसको वी आकार में कान को काट देना ही नोचिंग कहलाता है। ईयर नोचिंग जिसको बोलते हैं, नोचिंग के प्रकार में आता है ईयर नोचिंग। नोचिंग या ईयर नोचिंग सुअर में प्रचलित है, वी व चौकोर आकार में कान को काट देते हैं, बात खत्म। चौथी विधि जो आपकी है वो है रिंगिंग या टैंगिंग। रिंगिंग, रिंगिंग या टैगिंग, जो अपने काम में लेते हैं अभी अपनी गाय भैंसों के, जो बीमा करके जाते हैं, कान में रिंग डाल जाते हैं, टैग डाल जाते हैं छेद करके, वो विधि है ये, ठीक है, रिंगिंग या टैगिंग विधि है। छल्ला डालना इसको कहते हैं। पक्षियों में भी काम में लेते हैं, पंखों में इनमें डाल देते हैं, कई बार टांग में डाल देते हैं, ठीक है, पंख के अंदर को छल्ला डाल दिया, टांग में छल्ला डाल दिया, मुर्गियों वगैरह में काम में। एक चीज में मैंने पूछना ही भूल गया कि पशु को चिन्हित कर रहे हैं, पर क्यों जरूरत पड़ी चिन्हित करने की, उसके पीछे ये है कि एक तो बहुत सारे जैसे भेड़ बकरियां हो गई या गायें हो गई एक साथ चढ़ने जा रही है, तो सबके मालिक अलग अलग होते हैं, स्वामी, तो उनका पता करने के लिए। भैंसों का पर्सनल विवरण रखने के लिए कि कौन सी भैंस का, कौन से पशु का, कितने नंबर का पशु है, कौन सा ब्यात चल रहा है, कितना दूध देता है, किस तारीख को मेटिंग हुई थी, किस तारीख को क्या हुआ था, सारा ब्यौरा रखने के लिए अपने को चिन्हित करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें 5 विधियां। 3 विधि क्लियर हो गई। नोचिंग सुअर में काम लेते हैं, ईयर नोचिंग। रिंगिंग या टेंगिंग ये पक्षियों में भी काम लेते हैं, और गाय भैंसों में आपने देखा होगा अपने जो नॉर्मली कान में टेक लगा के जाते हैं, बीमा करके जाते हैं, उस पर उनके कुड़की जिसको बोलते हैं नंबर लगा के जाते हैं, वो इसी का मेथड है। 5वें नंबर पे अपनी है रंग लगाना या पेंटिंग। सबसे नॉर्मल है, भेड़ों के अंदर काम में लेते हैं रंग लगाना या पेंटिंग, या धब्बा लगा देते हैं पीठ पे, लाल पीला हरा। आपने देखा होगा बकरी या भेड़ का जो रेवड़ जो जाता है, झुंड जो जाता है, समूह जो जाता है, उसमें सबके अलग अलग कलर के, एक मालिक जो है स्वामी उसके अलग कलर के, या जो ब्याई हुई है उनके अलग, ठीक है, जो दूध देती है, उत्पादन दे रही है, उनके अलग, और उनके अलग कलर का रहता है। पर इसका एक नुकसान है, क्या, उनकी जो ऊन है उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ये 5 विधियां सिलेक्शन या चयन की यहाँ पे डन हो गई। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टैटू या
गोदना सबसे बेस्ट मेथड है, परमानेंट मेथड है। दागना है, ब्रांडिंग, ब्राडी लेक्स काम में लेते हैं। ठंडा और गर्म दागना दो प्रकार का होता है, अस्थायी विधि है। नोचना या ईयर नोचिंग, कान को वी आकार में काटते हैं, सूअरों में प्रचलित है। ट्रिंगिंग टैगिंग, गाय व भैंस में भी काम लेते हैं, कान में रबर का या पैर में छल्ला डाल देते हैं, पक्षियों में भी प्रचलित है। रंग लगाना, इसमें एक क्वेश्चन आता है रिंगिंग या टैगिंग में, पक्षियों के लिए मेन है ये। और पक्षियों में अपने एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ एक ही आता है, कौन सा? मोर तो पढ़ेंगे नहीं, मोर का तो अपन कुछ खा भी नहीं सकते, चीज़ें भी यूज़ नहीं कर सकते, पाल ही नहीं सकते। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स है या डोमेस्टिक अपन बर्ड्स की बात करें तो उसमें अपने एक ही आता है, मुर्गी। मुर्गी के बारे में पढ़ेंगे। मुर्गी का अपना बहुत बड़ा रोल है अंडे में, मांस में, ठीक है, और भी प्रोडक्ट्स में। तो मुर्गी में पक्षियों के लिए रिंगिंग या टैगिंग और रंग लगाना नॉर्मल हो गया। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन अब, सबसे महत्वपूर्ण और आज के जो 10 टॉपिक है उनमें सबसे बड़ा टॉपिक, पशुओं की आयु ज्ञात करना। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पशुओं की आयु ज्ञात करना। अब पशुओं की आयु ज्ञात, भाई ठीक है, अपने तो ह्यूमन की तो आयु ज्ञात करते हैं, ठीक है, आपकी सगाई कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो आयु तो ज्ञात करना जरूरी है। ऐसे तो ज़्यादा बड़ी ले आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, आपको ज़्यादा समझदार बना देंगे। तो पशु में क्यों जरूरत पड़ी अपने को आयु ज्ञात करने की? इसके पीछे कभी कारण सोचा? चीजें ठीक है, किताब पढ़ रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री खोल दी, धमाधम पढ़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। इसके पीछे वजह होनी चाहिए, भाई मैं पढ़ रहा हूँ पर ये टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर वाई, क्यों, कब, कैसे, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, क्यों जरूरत पड़ी। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पशु में आयु ज्ञात करने की क्यों जरूरत पड़ी। भाई पशुओं की एक निश्चित आयु होती है। आयु किसको कहते हैं? उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक। कोई भी जीव है ना, सजीव है ना, उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का बीच का जो समय होता है उसको उसकी आयु कहते हैं। जैसे सपोज दैट कोई गिलहरी है, उसका जन्म हुआ है आज, है ना, और आज के 45 दिन बाद वो किसी आप जैसे मन चले भाई की गाड़ी के नीचे आके मर गई, तो वो उसकी आयु नहीं है। ये 45 दिन उसकी आयु नहीं है। आयु, जब मैंने डेफिनेशन बताई, एक शब्द बोला था, उसके जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल जो डेथ होती है ना जीव की, प्राकृतिक मृत्यु, किसी रोग से नहीं, किसी एक्सीडेंट से नहीं, किसी इंसिडेंट हादसे में नहीं मारा जाना चाहिए। प्राकृतिक जो मृत्यु होती है, जो बीच का ड्यूरेशन गैप है, उसी को अपन आयु या एज कह सकते हैं, है ना, कितना जिएगा। तो सबकी लगभग फिक्स एज होती है। जैसे मनुष्य की अगर एवरेज बात करें अपन 60 है, वैसे 100 कर रखे हैं। किसी पेड़ की अलग है, गाय की अलग है, भैंस की अलग है। तो इसमें बात करते हैं गाय व भैंस की जो औसतन आयु है वो 20 से 25 साल है। भाई 20 से 25 साल तो जिएगी गाय व भैंस। भेड़ व बकरी की अगर अपन बात करें आयु की, तो भेड़ और बकरी की है 10 से 15 वर्ष और ऊँट की है 45 वर्ष। भेड़ और बकरी की 10 से 15 साल, ऊँट की है 45 वर्ष। ये तो चलो ठीक है, मैंने बता दिया आयु किसको कहते हैं, जन्म से लेके एंड के मृत्यु तक। पानी की बोतल, है ना। पर जरूरत क्यों पड़ी ये चीज बता देता हूं मैं एक बार आपको। ये लिख लेना, गाय भैंस की 20 से 25, ऊंट की 45, भेड़ व बकरी की 10 से 15। जरूरत इसलिए पड़ी कि एक क्या, पहले से तीसरे ब्याह तक पशुओं में, पहले से तीसरा ब्याह जो है ना, एक मिनट, पहले से तीसरे ब्याह तक जो दूध उत्पादन है ना वो बढ़ता है, पहली चीज। तीसरे से 5वें तक जाना स्थिर रहता है, और 5वें जो ब्यात हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे दूध उत्पादन घटने लग जाता है। पहली चीज तो ये, ज्यादा बूढ़ा पशु लेके अपन ज्यादा पैसे दिएंगे, उत्पादन तो मिलेगा नहीं, धीरे धीरे घटने लगेगा, तो क्यों खरीदेंगे। और अपना पशु को खरीदना, पालना सारा एनिमल हस्बेंड्री में आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसकी केयर और मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को इकोनॉमिक पर्पस लेना, उससे अपने को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है, तो लाभ तो अपने को मिलेगा ही नहीं। तो जब अपने को आयु पता रहेगी तो अपन अच्छा पशु खरीदेंगे और उसको ज्यादा लंबे टाइम तक अपन बेनिफिशियल रूप से लाभ ले सकेंगे, इसलिए आयु जरूरत पड़ी अपने को। तो इसकी भी 5 विधियां हैं, और इसी एक ही स्लाइड पे 5 विधियां क्लियर करवाऊंगा इतने अच्छे से कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगे। पहली है शारीरिक दशा देखकर, फिजिकल जो कंडीशन है, शारीरिक दशा। राइटिंग समझ में नहीं आए तो बता देना, नहीं आएगी, सुनो, ज्यादा ध्यान दो, लिखने पे ध्यान मत दो, लिखा हुआ मैटर खूब पड़ा है। शारीरिक दशा देखकर, ठीक है। शारीरिक दशा में क्या देखोगे आप कि उसकी त्वचा ठीक है, चमकदार है, अच्छी अच्छी हट्टी खट्टी दिख रही है, स्वरूप दिख रहा है उसमें। तो ये कोई मेरे को साइंटिफिक रीजन नहीं है, तो इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बात करते हैं दूसरी विधि की,
अब ये कहोगे भाई जब इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आता, ये विधि थी नहीं तो इसको क्यों ऐड किया? भाई कोई भी चीज इनोवेटिव होती है, ये पेन है सपोज दैट, तो डायरेक्ट ये इस पेन जिस चरम सीमा पे वहां पे थोड़ी पहुंच गया था। सबसे पहले किसी ने रिफिल का विकसित किया, फिर उससे लिख रहा था, उसको दिक्कत आ रही थी, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, तो मोटा कर दिया रिफिल को। फिर और कोई तीसरा वैज्ञानिक आया महान, उसने क्या किया, यार ये थोड़ी दिक्कत ही कर रहा है, इसमें चेंज भी करते रहे बार बार, ऐसे तो इसको मोटा कर दिया, ये खराब होएगा, तो उसने इसके ऊपर कवर बना दिया, रिफिल को अंदर डाल दी। तो ये धीरे धीरे इनोवेटिव। अब मैं कहूँ कि नहीं ये कवर तो किसी काम का नहीं है, डायरेक्ट आपको रिफिल पड़ा दूँ, तो वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप नहीं है। सबसे पहले अपन पुराने जो जमाने में थे लोग शारीरिक दशा देखकर खरीदते थे, पर जब जब हम जैसे जैसे विकसित हुए, जैसे जैसे चीजें और आगे गई, जटिल होती गई, तो हमें पता लगा कि यार ये तो कोई था ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो बहुत इसी में नहीं, बहुत सारी चीजों में मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो शारीरिक दशा देखकर इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। दूसरी है खुर देखकर, पशु के खुर देखकर। अब खुर देखकर कितना ज्ञानी है भाई, पहले के दादाजी वगैरह तो पता लगा ले, आपको तो ये नहीं पता चलेगा खुर दिखा दूं तो भैंस का है, गाय का है खुर, ये आप तो ये कह दो घोड़े का खुर है ये, ठीक है। तो खुर देखकर ये भी कोई वैज्ञानिक महत्व वाली विधि नहीं है। बात करते हैं थर्ड विधि की, सींग देखकर। इसमें थोड़ा सा आपको वो लगेगा कि यार चल ठीक है, हल्का सा पता लगेगा। सींग देखकर वो कैसे? क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। सींग देखकर, सींग देखकर पशु की, आपकी कोई भैंस बन रही है तो जाके दादी से पूछना भाई दादी भैंस की उम्र क्या है, तो वो कहेगी मेरे को तो नहीं पता। फिर आप सींग देख के पट से उसको, आपको दादी को आप आयु बता देना भैंस की। कैसे ज्ञात करते हैं मैं बताता हूँ। पशु के सींग पे जो पहला छल्ला बनता है ना, वो 3 वर्ष की आयु में बनता है। जो पहला छल्ला बनता है ना सींग की, आप देखना ये कोई सींग है, उस पे से गोल गोल से आपको रिंग मिलेंगे हल्के हल्के। तो जो पहला छल्ला बनेगा ना सींग पे, वो 3 वर्ष की आयु में बनेगा। ये क्वेश्चन आता है, पशु के सींग पे पहला छल्ला जो बनता है कब बनता है? 3 वर्ष की आयु में बनता है। उसके बाद हर साल एक छल्ला बनता है। पहला छल्ला 3 वर्ष पे, उसके बाद हर साल एक छल्ला बनता रहता है पर ईयर पे। तो अब एनिमल की मैं कहूँ, कोई पशु है उसके सींग पे 5 छल्ले हैं, तो उसकी आयु मेरे को आप बताओ। कोई पशु है उसकी सींग पे 5 छल्ले, तो उसकी आयु बताओ। तो इसका सूत्र है 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या। अब ये क्यों हुआ वो भी मैं रीजन दूंगा। तो मैं कर दिया यहाँ पे 2 + 5 बराबर 7 साल हो जाएगी उसकी। पर क्या है, कुछ पशुओं में छल्ले नहीं बनते हैं, तो ये यूजफुल नहीं है। बाकी थोड़ा वो ठीक है, दिमाग लगाया धीरे धीरे, मैंने कहा ना चीजें धीरे धीरे विकसित हुई। पहले शारीरिक दशा देखकर, फिर खुर देख के भी कितने घसे हुए हैं, ज्यादा घसे हुए मतलब पुराना पशु हो गया, बूढ़ा आदमी है, ठीक है। फिर आया सींगों पे, सींगों पे छल्ले भी कुछ ऐसे भी बनते हैं। तो पहला जो छल्ला है वो 3 वर्ष पे बन रहा है, ठीक है, 3 वर्ष में। तो 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 + 1 मतलब पहला छल्ला था 3, इसी वजह से ये सूत्र बना 2 प्लस छल्लों की संख्या। तो जितने छल्ले हैं उसमें 2 प्लस कर दो, उसकी एज निकल जाएगी। पूरा ऑथेंटिक नहीं है पर कुछ हद तक ये ठीक लगा कि सींगों के द्वारा। इसमें क्या याद रखना है, पहला छल्ला 3 वर्ष के में बनता है, नेक्स्ट जो छल्ला बनता है पर ईयर एक छल्ला बनता है, और 2 प्लस छल्लों की संख्या से अपन कर सकते हैं। ये 3 विधियां तो आपकी यहीं पे बाइकाट हो गई इनका। ये पूरा टॉपिक है यहीं एक स्लाइड पे आ जाएगा। चौथी जो इसमें मेथड था वह दांतों के द्वारा, और 4 विधियां हैं मेनली दांतों के द्वारा। और जो दांतों के द्वारा जो विधि है ये सबसे वैज्ञानिक विधि है, दांतों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात करना। अब पशु में 4 प्रकार के दांत होते हैं, यहीं पे समझा देता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है, ये समझने की चीज है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, आई, सी, पी और पीएम, और एम बोल लो या पहले किसी को भी लिख लो। आई का मतलब होता है इनसाइजर, इनसाइजर या कर्तन दांत, क्या बोल सकते हो, कर्तन दांत, कर्तन या काटने वाले दांत, ठीक है। सी का मतलब होता है कील दांत, कील दांत, कील दांत फाड़ने में काम में आते हैं, जो कि मांसाहारी में पाए जाते हैं, अपनी भैंसों में नहीं पाए जाते। आगे लिख देता हूं, मांसाहारी, मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं ओनली, अपनी गाय भैंस में नहीं पाए जाते, जुगाली करने वालों में नहीं पाए जाएंगे। ये कील दांत है, जुगाली करने वालों में नहीं पाए जाते। सीधा क्वेश्चन आता है कौन से दांत है जो जुगाली करने वाले पशुओं में या अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें एब्सेंट होते हैं। तो कील दांत क्यों भाई, कील दांत बिल्ली में पाए जाएंगे आपके, ठीक है। और जो शेर आता है उसमें पाए जाते हैं, जो चीर फाड़ करते हैं मांसाहारी होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इंसाइजर या कर्तन या काटने वाले दांत जुगाली करने वाले में पाए जाएंगे, जुगाली करने वालों में पाए जाएंगे। अब कितने पाए जाएंगे, किस हिसाब से पाए जाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर होता है प्री मोलर, इनको क्या बोलते हैं, प्री मोलर, प्री मोलर या अग्र चर्वणक, अग्र, प्री यानी अग्र, हिंदी में अगर इनको बताएं तो अग्र चर्वणक दांत, चर्वणक दांत, अग्र चर्वणक दांत। और मोलर,
एम यानी मोलर दांत, ठीक है, मोलर दांत या चर्वणक दांत, चंवर्णक भी मिल जाएगा, चर्वणक भी मिल जाएगा, चर्वणक दांत। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं पशुओं में, 3 ही पा रहे हैं अपने वाले में, तो कील दांत एब्सेंट है, ये चीज यहाँ के यहाँ याद रखें। और लास्ट विधि है ये टॉपिक कंप्लीट, और सबसे बड़ा लेंथी टॉपिक ही यही है। उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक स्लाइड पे सारे टॉपिक यहीं के यहीं याद, लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग खोल के बैठना बस, है ना। अब इंसाइजर के बारे में बात करते हैं अपन, फिर मैं चित्र से समझा दूंगा आपको। इंसाइजर जो दांत होते हैं वो जुगाली करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं, ये लाइन मैंने लिखा दी, इंसाइजर दांत, कर्तन दांत जिनको बोलते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं में ये पाए जाते हैं। काटने के काम में आते हैं, ये भी मैंने बता दिया, कर्तन या काटना, इसी लाइन में क्लियर होएगा सारा, याद रखना, कर्तन या काटना। और कितने पाए जाते हैं ये, 4 जोड़ी पाए जाते हैं, अर्थात 8 दांत पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 4 जोड़ी बराबर 8 दांत, कितने पाए जाएंगे, 4 जोड़ी बराबर 8 दांत। कील दांत कितने होते हैं, 0, एब्सेंट होते हैं, अपने पास होते ही नहीं है, ठीक है, ये तो मांसाहारी में पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो अपना है प्रीमोलर, अग्र चर्वणक दांत, ये क्या होते हैं, दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। इंसाइजर दांत की एक नोट लगा के एक चीज लिखाऊंगा, अभी याद रखना यहाँ पे इंसाइजर के बारे में, ठीक है। अब आता है प्रीमोलर, अग्र चर्वणक दांत, ये क्या है, दोनों जबड़ों में पाए जाएंगे, अग्र चर्वणक दांत होते हैं, दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं, और 6 जोड़ी अर्थात 12 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 6 जोड़ी बराबर 12 दांत। जोड़ी का मतलब ये होता है जोड़ा, 2, ठीक है, तो 12 दांत हो गए। और ये अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। पहले मैं दांतों के बारे में बता रहा हूँ, उम्र कैसे ज्ञात करेंगे वो बाद में बताऊंगा। फिर आता है आपके मोलर दांत या चर्वणक दांत, ये भी 6 जोड़ी होते हैं, 12 दांत होते हैं, और ये क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेना, स्थायी दांत होते हैं। यहां से दांतों की उम्र बाद में ज्ञात कर लेंगे। दांतों में से जो क्वेश्चन आएगा सीधा सा आएगा कि जुगाली करने वाले पशुओं में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, कील दांत, ठीक है, सी वाले। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा, मुख्यतः आयु कौन से दांतों के द्वारा ज्ञात की जाती है, इंसाइजर, जो पहला है ना आई, इंसाइजर दांतों के द्वारा मुख्यतः आयु ज्ञात की जाती है, इन्हीं दांतों के द्वारा की जाती है, आयु ज्ञात की जाती है, इंसाइजर दांतों के द्वारा आयु ज्ञात की जाती है। सेकंड यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो स्थायी दांत कौन से हैं, मोलर दांत, ठीक है, चर्वणक दांत जिनको बोलते हैं मोलर दांत, मैंने बताई दिया। इंसाइजर 4 जोड़ी मतलब 8 दांत हो गए, कील दांत 0 होते हैं, नेक्स्ट है 6 दूनी 12, प्रीमोलर होते हैं 12 दांत होते हैं, और मोलर होते हैं वो भी 12 दांत होते हैं, 6 जोड़ी होती है। ये तो मैंने दांतों के बारे में बता दिया। अब आयु ज्ञात करना वगैरह सारी चीज अब देखेंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड में। मुख्यतः आयु इंसाइजर के द्वारा, और ये जो मोलर और प्रीमोलर है ना, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, जबकि जो इंसाइजर है ना वो सिर्फ नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। अब मैं जबड़ा बना के एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। दूसरी स्लाइड लूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, इसी पे समझा देता हूँ मैं। ये छोटा हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा है ये, ठीक है, इसी पे समझा देता हूँ मैं। ये मैंने बना दिया पशु का जबड़ा, ये तो ऊपर का जबड़ा हो गया, ठीक है, और ये मैंने बना दिया नीचे का जबड़ा। अब सबसे पहले आता है अपने आई, इंसाइजर दांत, 4 जोड़ी मतलब 8 दांत, ये हो गए, ये 4 जोड़ी मैंने बना दिए, ये लो, ये 8 दांत है, ये है इंसाइजर दांत। कौन से, आई यहाँ पे दिख रहा है, इंसाइजर दांत है। इनको कृतन दांत कहते हैं, काटने वाले दांत कहते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं। मुख्यतः आयु जो है इंसाइजर दांतों के आधार पर ज्ञात की जाती है। इंसाइजर दांत हो गए 4 जोड़ी मतलब 8। और एक चीज मैंने बताई कि ये सिर्फ नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं, तो ऊपर के जबड़े में क्या पाया जाएगा, इस जगह पे ऊपर के जबड़े के अंदर आपके एक डेंटल पेड़ पाया जाता है। ये लो, डेंटल पेड़ किसको बोलते हैं, एक कठोर उत्तकों की परत पाई जाती है। आपने एक चीज देखोगा, भैंस वगैरह को अपन दवाई वगैरह देते हैं, कुछ औषधि देते हैं, तो उसके मुंह में जब रखते हैं तो यहीं आसपास में जीभ को जब दबाते हैं, भाई ऊपर और नीचे दोनों जगह दांत रहेंगे तो कट जाएंगे। ऊपर क्या पड़ता है, कठोर, इंसाइजर के सेम ऊपर वाला जो पोर्शन है, इंसाइजर नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। 4 जोड़ी अर्थात 8 दांत पाए जाते हैं। मुख्यतः आयु इन्हीं के आधार पर ज्ञात की जाती है, और काटने के काम में आते हैं। जो मेन दांत होते हैं वो 4 सामने वाले, ऊपर कभी भी देखना, नोटिस करना, उनके ऊपर खाली जगह पाई जाती है, उसको बोलते हैं डेंटल पैड। क्या बोलते हैं, डेंटल पैड। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डेंटल पैड का संबंध निम्न में से किन दांतों से है। आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे, आई, सी, पी, एम और एम। आई का मतलब इंसाइजर, कील दांत, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसाइजर दांतों से, इंसाइजर दांतों से 5 लाइन निकल रही है, पांचों लाइन याद रखना, बात खत्म करो। पहली
मुख्यतः आयु इन्हीं के आधार पर ज्ञात की जाती है। दूसरी, 4 जोड़ी अर्थात 8 दांत होते हैं। तीसरी, डेंटल पेड़ का संबंध इन्हीं दांतों से है। और चौथी, सिर्फ नीचे के जबड़े में ये पाए जा रहे हैं। बात खत्म। सेकंड नंबर पे देखते हैं पर कील दांत। आई हो गया, कील दांत अपने पाए नहीं जाएंगे तो अपन पढ़ेंगे नहीं इनको। फिर आता है अपना प्रीमोलर। कौन से आते हैं? प्रीमोलर। अब प्रीमोलर की 6 जोड़ी है, ठीक है। प्रीमोलर कहाँ पे पाए जाएंगे? दोनों जबड़ों में पाए जाएंगे। यहाँ पे भी पाए जाएंगे प्रीमोलर, ये प्रीमोलर हो गए, और ये इधर भी प्रीमोलर हो गए। ये कौन से हो गए? प्रीमोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर। ये आपके प्रीमोलर हो गए 12 दांत। उसके बाद में कौन से बच रहे हैं? अपने मोलर दांत। ये यहाँ पे कोने में पाए जाएंगे, जिनको डाढ़ या वो कहते हैं ना, वो ये वाले हो गए मोलर दांत, जो कि क्या है? स्थाई दांत है। याद होना चाहिए, मैंने लिखा है स्थाई दांत है। मोलर दांत है, स्थाई दांत है। तो ये जबड़ा का चित्र इससे आपको सही से समझ में आ रहा होगा। ये नीचे कैनाइन हो गए, ऊपर डेंटल पेड हो गया, ठीक है। ये प्रीमोलर हो गए ऊपर और नीचे के जबड़े में, और ये वाले जो लास्ट कॉर्नर थे वो हो गए आपके मोलर दांत हो गए। अब बात करते हैं इनमें जो डेंटल पेड, ये समझा दिया। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं उसमें। दंत सूत्र की बात करें तो दो होता है, एक तो अस्थाई और एक स्थाई। अस्थाई अनपरमानेंट, और एक होता है परमानेंट स्थाई दंत विन्यास। स्थाई दंत विन्यास। तो अस्थाई दंत विन्यास और स्थाई दंत विन्यास बाद में पढ़ेंगे। पहले इनका दंत विन्यास किस क्रम में होता है? आई, सी, पी, एम और एम। ऐसा कैसे ही डिवाइड बाई, ये लाइन कर दी मैंने, ये सूत्र होता है इसका, ये याद रखना आप। यहाँ पे फिर से मैं चीज़ें रिपीट कराऊंगा, और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कराने का यही मतलब है मेरा, ये मोटिव है कि आपको यहाँ का यहाँ याद हो, और क्लासों की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही मैटर सफिशियंट रहेगा आपके लिए। ICPM बटा ICPM, ये तो हो गया अपना दंत सूत्र। अब इसमें अपन स्थायी और अस्थायी रूप से मान रखते हैं दांतों के कितने, तो 0, 0, 30 बटा 40, 30। अब मैं लाइन खींच देता हूं इनके। ये तो हो गए आई, ये हो गए सी, ये हो गए PM, और ये हो गए M। मैंने एक चीज बताई थी, सी अपने जो जुगाली करने वाले उनमें पाए नहीं जाते, तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों में 0 लिख दिया, ठीक है। यह अस्थायी दंत विन्यास। और अस्थायी दंत विन्यास में कितने दांत होते हैं? ये टोटल कितने हो गए देखो, 4 और 3 7, 3 10, 10 जोड़ी हो गई, 10 गुणा 2, मतलब ऊपर और नीचे हो गए ना, 20 दांत हो गए। सीधा सा क्वेश्चन आता है, अस्थायी दंत विन्यास में कितने दांत पाए जाते हैं? 20 दांत पाए जाते हैं। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे इंसाइजर दांत में एक चीज आप नोटिस करो, नीचे के पे तो 4 लिख दिया, ऊपर पे 0 लिखा है। ऊपर पे 0 क्यों लिखा है? अभी मैंने बताया था कि ऊपर डेंटल पेड पाया जाता है, उत्तकों की एक परत पाई जाती है, ऊपर के जबड़े में पाए नहीं जाते, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। फिर प्री मोलर मैंने बताया था 6 जोड़ी, पर यहाँ पे 3-3 हो गई है ना। फिर स्थायी दांत वाले मोलर दांत अभी नहीं आए, क्योंकि ये स्थायी दंत विन्यास है, स्थायी होता तो आ जाते। यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थायी दंत विन्यास, तो भाई अस्थायी नाम इसका, तो स्थायी वाला तो एब्सेंट रहना ही है उधर, बात नॉर्मल बात है ये तो 0, 0, 30 बटा 40, 30, यह है अस्थायी दंत विन्यास। बात करें स्थायी दंत विन्यास की, 0, 0, 33 बटा 40, 33 बराबर 16। 16 हो गए, ये जोड़ लो, ठीक है। 3, 3, 6 और 3, 3, 6, 6, 6, 12, 4, 16, 16 जोड़ी हो गई, बराबर 2 से गुणा किया 32। स्थायी दंत विन्यास में 32 आते, कहते नहीं है क्या कि तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा, तो वो 32 दांत तोड़ने के पीछे यही रीजन है, ICPM, ठीक है। मनुष्य में 32 होते हैं, ICPM और M। अस्थायी के अंदर कोई अगर छोटा बच्चा हो, उसके स्थायी दांत नहीं आए ना, तो उसको ये मत कहना तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा, उसको ये कहना तेरे 20 दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। उसके 32 सही नहीं तोड़ोगे कहाँ से आप, मोलर दांत तो उसमें पाए नहीं जाते। तो ये चीज है ICPM बटा M, 0, 0, 30, 33 बटा 40, 33। अब इसमें भी वही चीज देखना, आई की जगह मैंने लिखा है ऊपर वाले, ये ऊपर वाला जबड़ा है, इसका मतलब बटे का मतलब ये है कि ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। ऊपर मैंने 0 लिखा है, क्यों लिखा है? यहाँ पे डेंटल पेड है, आई तो नीचे ही पाया जाता है, मेनली आयु इन्हीं के आधार पर ज्ञात की जाती है। सेकंड में जाता हूँ सी पे, भाई सी तो बात हुई थी अपनी मांसाहारी में पाई जाएंगे, कील दांत अपने वाले में है ही नहीं, दोनों जगह मैंने 0 लिख दिया। फिर आता प्री मोलर, बता मैंने बताया 3-3 जोड़ी होती है, 6 जोड़ा हो गए, 6 दूनी 12 दांत होते हैं, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 12 दांत हो गए। स्थायी दंत विन्यास पढ़ रहे हैं, स्थायी भी 12 होते हैं, 3, 3, 6, 6 दूनी 12, ये हो गया स्थायी और अस्थायी दंत विन्यास, 4 प्रकार के दांत हो गए। एक बार स्लाइड बैक कर देता हूँ, ये लो देख लो, जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपको इजी लगे वो ले लेना। इंसाइजर, कील, प्रीमोलर, मोलर, ये स्थायी और अस्थायी दंत विन्यास मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आगे। एक होता है भरा मुंह और टूटा मुंह। भरा मुंह का मतलब पूरे 32 के 32 दांत है, टूटा मुंह जिसमें कुछ दांत टूट गए हैं, और एक होता है पोपला मुंह,
या खाली मुंह जिसमें सारे स्थायी दांत टूट गए हैं। ठीक है, अब इनके आधार पे कैसे आयु ज्ञात करेंगे वो बता देता हूँ। प्री मोलर व मोलर, जो मोलर और प्री मोलर जो दांत है ना, ये जबड़ा निकालने दो मेरे को, ये तो मोलर और ये प्री मोलर, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, कपोल दांत। क्या बोलते हैं, कपोल दांत। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैंने बता दिया, स्थायी कौन से हैं, मांसाहारियों में पाए जाते हैं और उनमें नहीं पाए जाते कौन से, कील दांत हो गए सारा, है ना। कपोल दांत किसको कहते हैं, मोलर और प्री मोलर दोनों को मिला के कपोल दांत कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, समझाने का कुछ नहीं, समझाने का जो था मैंने समझा दिया, अब याद करने की चीज़ है कि 2 वर्ष की उम्र में प्रथम स्थायी जोड़ा जो है ना इंसाइजर का, वो निकल जाता है। अगर 2 दांत निकल रहे हैं ना, 4 दांत मतलब 2 जोड़े मतलब 4 दांत, वो 2 साल का पशु हो गया प्रथम स्थायी जोड़ा। मोलर दांत का प्रथम जोड़ा जो है ना वो 6 माह की उम्र पे आता है, सेकंड जोड़ा है वो 1.5 साल की उम्र पे आता है, और जो थर्ड जो जोड़ा है वो 2 वर्ष मतलब 6 महीने के अंतराल पे आ रहा है, और जो लास्ट जो जोड़ा है ना वो आएगा 2.5 साल की उम्र पे। ये हो गया पशु की, एनिमल की आयु ज्ञात करने का। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, चौथा टॉपिक, ठीक है, वो है पशुओं का भार ज्ञात करना, शरीर का, पशुओं के शरीर का भार ज्ञात करना, एनिमल्स का बॉडी वेट। अब भाई क्यों जरूरत पड़ी शरीर का भार ज्ञात करने की, क्यों जरूरत पड़ी, एक तो उनको संतुलित आहार देने के लिए, एक उनका पूरा विवरण रखने के लिए, भाई कितना तो इसमें वजन है, कितना उत्पादन दे रहा है, एक उसकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो टाइम टू टाइम हो रही है नहीं हो रही, उसका भी तो अपने को पता करना है, कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है, कुछ कमी तो नहीं है, पेट में अगर कीड़े हो गए तो डीवर्मिंग की क्रिया करेंगे, डीवर्मिंग पेट और आंत से सूत्रकृमियों को मुक्त करना, वो शब्द यहाँ पे काम में आते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का पता रखने के लिए अपने को ये जरूरत पड़ती है, संतुलित आहार देने के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए, या किसी अपने एनिमल पर रिसर्च कर रहे हैं ना उसकी पीढ़ियों के बारे में तो उसके लिए, वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए। भाई एक जो बछड़ा होता है ना उसका लगभग डेली 400 से 500 ग्राम वजन बढ़ता है। बछड़ा जो होता है ना, नया नवजात जो पैदा होता है, जब उसकी ग्रोथ स्टेज पे वो होता है ना तो डेली उसमें 400 से 500 ग्राम, आधा किलो वेट डेली का उसमें बढ़ता है अगर वो स्वस्थ है। तो अपने को पहले पता ही नहीं था उसमें वेट कितना है, तो कैसे अपन अनुमान लगाएंगे कि ये स्वस्थ है कि नहीं, इसकी ग्रोथ रेगुलर हो रही है नहीं हो रही। तो उसका पता लगाने के लिए भी, कुछ रिसर्च करने के लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत अपने को पड़ी। तो इसके लिए अपने को 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी भाई, वेट अगर ज्ञात करना है, सूत्र में मान रखना है, तो पशु की लंबाई और चौड़ाई की पता हो। तो मेन दिक्कत यार पशु की लंबाई कहाँ से ज्ञात करेंगे, तो वो मैं यहाँ क्वेश्चन आता है आपके कि कंधे के अग्रिम बिंदु से अगर लंबाई ज्ञात करनी है ना अपने को पशु की लेंथ, तो जो कंधा है पशु का उसका जो आगे का बिंदु है, अग्रस्थि जिसको बोलते हैं अपन, क्या है जो आगे का बिंदु है, अग्रिम बिंदु, पॉइंट ऑफ शोल्डर, पॉइंट ऑफ शोल्डर से लेके अपास्थली, पॉइंट ऑफ पिन बोन, अग्र बिंदु से लेके कंधे के आगे वाले कंधे के अग्र बिंदु से कहाँ तक, अपास्थली तक, बोन मैरो जो है वहां तक की जो लंबाई है फीते से नाप लेंगे, वो तो लंबाई। अब आता है हस्त घेरा, हस्त घेरा या इसको चौड़ाई बोल सकते हैं, मोटाई उनकी, स्टोमच पेट की मोटाई। तो ये कहाँ से ज्ञात करेंगे, सीने के चारों ओर का जो परिधि है, सीने के चारों ओर की जो परिधि है, यहाँ से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, सूत्र का आता है, फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सीने के चारों ओर की जो परिधि है उसको बोलते हैं हस्त घेरा बोलते हैं इसको। एक आता है उदर घेरा, जांग के आगे, जांग के आगे से जो पेट का पूरा है ना उसको बोलते हैं उदर या पेट का घेरा। तो ये चीजें इनको हटा देता हूँ, ये नॉर्मली बताने की थी। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना पशु का भार ज्ञात करने वाला, बॉडी वेट अपने को ज्ञात करना उसका, तो वो आता है सूत्र के बारे में। तो इसमें 3 विधियां हैं मेनली। पहली विधि नॉर्मली लिखूं तो भी काम चलेगा, नहीं लिखूं तो भी चलेगा, मशीन द्वारा या कांटे द्वारा। आपने देखा होगा हुक नुमा कांटे आते हैं, जो छोटे पशु है आपके, अब गाय और भैंस को तो कैसे टांग दोगे हुक पे उठा के आप, जो छोटे पशु नहीं है आपके, जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, मेमना हो गया कोई, तो उनको क्या करते हैं उठा के लगाया फीते पे, और अपन हुक वाला जो आता है कांटा उसमें टांग के इनका वेट अपन देख लेते हैं कितना किलो का है। तो पहला हो गया, पहली मेथड ये हो गया मशीन द्वारा। क्या हो गया, मशीन द्वारा, जो कांटे वाली मशीन छोटे पशुओं के लिए उपयुक्त है। अब आता है बड़े पशुओं को, बड़े पशुओं को कैसे चढ़ाएंगे कांटे पे, वो चढ़ेंगे भी नहीं और ना अपन उठा के उनको हवा में तोल सकते हैं। तो उनके लिए सूत्र लगाएंगे, सूत्र के लिए अपने को जरूरत पड़ेगी लंबाई की और हस्त घेरे की। तो लंबाई मैंने बता दी कि जो आगे का जो शोल्डर का मेन पॉइंट है उससे लेके बोन मेरो का जो पॉइंट है वहां तक की को तो लंबाई कहेंगे। और हस्त घेरा की अगर अपन बात करते हैं तो वो है सीने के चारों ओर का परिधि क्षेत्र जो होता है उसको फीते से अपन माप सकते हैं। सूत्र तीन सूत्र है।
पहला है अग्रवाल का सूत्र, अग्रवाल का सूत्र। अब मैं इनको आपको ये सूत्र बताऊं, आप इतना याद करो, पर ये अपना साइंटिफिक काम का ही नहीं है, तो इसको अपन छोड़ते हैं अग्रवाल के सूत्र को। सेकंड है मलिक सूत्र, जो भैंस के लिए है, हरियाणा से निकाला हुआ है मलिक सूत्र, ये भैंस के लिए है। तीसरा जो अपने काम आएगा वो शेफर का सूत्र, पर ये क्वेश्चन में जरूर आते हैं, निम्न में से कौन सा सूत्र भैंस के वजन के लिए, तो एबेसेड तीनों ऐसे आ सकता है। हेडिंग आप याद रखना, शेफर का सूत्र, शेफर का सूत्र। इसमें जो वजन निकलता है ना गाय भैंस का, वो पौंड में आता है। जैसे पौंड का नाम आपने सुना होगा, और कहीं तो नहीं सुना होगा, इतना सुनते नहीं है ऐसी चीजों को, पर जब आप बर्थडे वगैरह बनाते हो, केक लेने आप जाते हो बेकरी की दुकान पे, तो आपको पौंड में ही जो केक मिलता है वो पौंड में मिलता है। एक पौंड का मतलब कितना होता है, लगभग 485 ग्राम। एवरेज अगर अपन बात करें तो उसको अपनी भाषा में बात ले 500 ग्राम या आधा किलो बोल सकते हैं। और एक पाउंड का, भाई अपन कहते हैं 1 पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड का केक चाहिए, 3 पाउंड का, तो पाउंड और किलो में फर्क होता है। 1 पाउंड में आधा किलो ही होता है एवरेज बात करें, अगर राउंड फिगर में। वैसे बात करें तो 485 समथिंग ग्राम उसमें वजन पाया जाता है। तो शेफर का जो सूत्र है, वो जो अपने को वजन देगा ना भैंस का या गाय का या अपने एनिमल का, वो देगा किसमें, पाउंड में देगा। अब बात कर लेते एक बार शेफर के सूत्र की। शेफर का सूत्र है लंबाई इंचों के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूं, लंबाई पशु की किसमें, इंच के अंदर, इंचों में मल्टीप्लाई, ठीक है, लंबाई इंचों में मल्टीप्लाई हस्तघेरा इंचों में, हस्तघेरा जो उसका उधर का वो है हस्तघेरा, वो भी इंचों में, स्क्वायर बटा अपॉन 300, ये सूत्र है। ये सूत्र नोट कर लेना, कई बार पूछ लेता है। लंबाई इंचों में और हस्तघेरा इंचों में, स्क्वायर बटा अपॉन में कितने, 300। ये हो गया पशुओं की आयु ज्ञात करने का। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं पशुओं में सींग काटना। अब इसमें छोटा सा टॉपिक है, पहले मैंने बता दिया था और बता देता हूं, छठा टॉपिक या पांचवा जो भी है, पशुओं में सींग काटना। अब ये मैंने डेफिनेशन में भी बताया था, क्लास रिवाइज कराई तब भी बताएगी। पशुओं में सींग काटना, दो चीज होती है, सींगों को दबाना और काटना। दबाना छोटी उम्र में करते हैं, काटना बड़ी उम्र में, जब वायर या आरी की सहायता से आप काट रहे हो उसको डिसबडिंग या डीहॉर्निंग बोलते हैं। डिसबडिंग का मतलब होता है दबा देना छोटी उम्र में, और डिसहॉर्निंग का मतलब होता है काट देना। ठीक है, पशुओं में सींगों का काटना, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एनिमल्स में डिसबडिंग या डीहॉर्निंग को अपन पढ़ रहे हैं। बात खत्म। इसमें विधियां हैं, 5 विधि है। तो अपने को जो सबसे ज्यादा काम में आने वाली विधि है वो है इसके अंदर कलिकायन। ठीक है, कास्टिक छड़ विधि। कौन सी है, कास्टिक। पहले इसी को बता देता हूँ, फिर 5 विधि तो बिना काम किए उनको बता दूंगा एक बार, आपको मालूम तो होना चाहिए ना कौन सी है। कास्टिक छड़ विधि, कास्टिक छड़ विधि। अब कास्टिक सोडा या कास्टिक छड़ विधि, NaOH या KOH, इन दोनों में से एक चीज काम में लेंगे। उसकी छड़ बनी होती है गर्म, छोटी उम्र में 7 से 15 दिन, 1 वीक के जब अपने एनिमल है, कोई भी गाय है या भैंस है, बछड़ी है छोटी, उसके सींगों पे उसको रखो, दबा देंगे उसको, तो वहीं के वहीं उनकी कलिका नष्ट हो जाएगी और सींग बनना बंद हो जाएंगे। जैसे अपने जर्सी गाय वगैरह में देखो बिल्कुल छोटे सींग बनते हैं, उससे भी छोटे सींग रह जाएंगे अपने देसी गाय वगैरह में, भैंस, तो उसके सींगों को दबा देते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है कौन सा, क्वेश्चन आता है सीधा, पशुओं में सींगों को हटाने की या डिसबडिंग की या डीहॉर्निंग की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, कास्टिक छड़ विधि है, KOH या NaOH इसमें काम में लेते हैं। ये यहीं पे खत्म। अब आते हैं बिना फालतू की विधियां, जो कि अपने को वीडियो में लेंथ बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं सारे, है ना, या आपको कंफ्यूज करने के लिए काम में ली जाती है। क्वेश्चन कभी नहीं आता है इनसे, बहुत कम आता है। पहले बात, सींग काटने की विधियां पढ़ तो रहे हैं, मैंने एक चीज कहा था, मैं खुद भी भूल जाता हूँ कि वजह क्यों है, सींग क्यों काट रहे हैं पशुओं की, क्या जरूरत पड़ी भाई, लगे रहने देते, दूध देने में तो दिक्कत कर ही नहीं रहे ना, सींग काट क्यों रहे हैं अपने को, ये मालूम होना चाहिए। तो सींगों को इसलिए काटा जाता है, एक तो उनको सही तरीके से अपन कंट्रोल कर सकें, अनियंत्रित नहीं हो, और जो पशु का मालिक है उसको कोई हानि ना पहुंचाए, पशु आपस में लड़े नहीं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाए, इसलिए सींगों को काटना। और थोड़ा सा क्या है, जब रख ही रहे हैं उसको घर पे, चारा ही खिला रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, तो दिखने में भी थोड़ा सुंदर लगना चाहिए ना वो, तो ये सारे रीजन है कि सींगों को काटा जाता है। और बेस्ट मेथड है कास्टिक छड़ विधि, KOH या NaOH द्वारा काटा जाता है। ठीक है, अब सेकेंड विधि आती है इसमें गर्म छड़ द्वारा, गर्म छड़ द्वारा, इससे भी काट देते हैं, पर इससे क्या है, सींग में कैंसर और इन्फेक्शन होने का रहता है। और एक गाय की नस्ल है कॉकरेज, जिसमें सींग का कैंसर बहुत ज्यादा होता है, तो उससे बचाव के लिए भी, जब वो छोटी सी उम्र में होती है ना कॉकरेज, उसी समय सींगों को दबा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब सींग ही नहीं होगा तो कैंसर कहाँ से होगा कॉकरेज में, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी विधि थी गर्म छड़ द्वारा, इसको अपन काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, इसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। तीसरी विधि है
आरी द्वारा, ये नॉर्मल विधि है, गाँवों में प्रचलित है, ठीक है। जब ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो अपन किसी पेड़ या किसी के आंट में लेके उसको बांध के आरी के द्वारा काट रहे हैं। फोर्थ विधि है वायर के द्वारा, मोटरसाइकिल का जो ब्रेक वायर है, रेस वायर है, उसके द्वारा भी अपन काट देते हैं घर्षण करके। पांचवी जो विधि है वो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिहॉर्नर द्वारा या इलास्ट्रेटर द्वारा, ये ठीक है विधि, इलास्ट्रेटर, इलास्ट्रेटर। इन दोनों विधियों को एक जगह ही बता देता हूँ मैं, ये अलग अलग, इलास्ट्रेटर और इलेक्ट्रॉनिक डिहाइडर। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला तो एक यंत्र होता है बिजली वाला, जो बिजली की वजह से गर्म होकर उससे काटा जाता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब जो इलास्ट्रेटर है, इलास्ट्रेटर का नाम सुना होगा, रबर से संबंधित है। जैसे ये सींग है, इसके अंदर क्या किया, बहुत टाइट रबड़ पहना दिया ऐसे, तो इसमें आगे पोषण जाना बंद हो गया और कुछ समय बाद ही अपना आप ही घर के नीचे गिर जाएंगे, सींग जो आपके है ना सूख के नीचे गिर जाएंगे इलास्ट्रेटर। तो 5 मेथड हो गए सींग काटने की विधियां, क्यों जरूरत पड़ी वो मैंने आपको बता दी, प्लस कास्टिक छड़ विधि सबसे बेस्ट मेथड है। बात खत्म, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा दुग्ध दोहन। बहुत अच्छा टॉपिक है दुग्ध दोहन। किसको कहते हैं दुग्ध दोहन? जिसको डेफिनेशन आती है मेरे को कमेंट्स में लिख देना, एक बार मैं चेक करूंगा सबके, और क्लास को शेयर करते रहना। जो एंड तक यहाँ तक क्लास देख रहा है ना, उसका मेरे को पता भी ऐसे ही चलेगा कि वो दुग्ध दोहन की डेफिनेशन जिसने लिखी है जैसी भी आती है, तो मेरे को मालूम रहेगा कि हाँ इतने मिनट तक क्लास प्ले हुई है अपनी, ठीक है। तो दुग्ध दोहन किसको कहेंगे, थोड़ा सा खुद की लोकल लैंग्वेज में आप दिमाग लगाओगे, दुग्ध दोहन किसको कहेंगे अपन। और इसी में एक टॉपिक समझाऊंगा मैं अभी, विनिंग और सकलिंग, और इसको दोबारा इसलिए समझाऊंगा, विनिंग, सकलिंग और मिल्क लेट डाउन और मिल्क शेरेशन, 4 चीज है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, विनिंग, सकलिंग और एक है मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन को बोलते हैं दूध का उतरना, या अपन भाषा में अपनी में लोकल लैंग्वेज में बात करें तो पावसना। क्या बोलते हैं? पावसना। देखो अपने को शब्दों से मतलब नहीं है, अपने को याद रखने से मतलब है, कंफ्यूजन दूर करने से मतलब है, क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं हो उससे मतलब है ना। और एक होता है मिल्क शेरेशन। मिल्क शेरेशन हिंदी में अगर बात करें तो दुग्ध स्त्रावण, स्त्रावण, दुग्ध स्त्रावण, ये सारे इससे संबंधित है, दुग्ध स्त्रावण। और ये जो स्लाइड है ना, इसी एक ही स्लाइड में से आपको कंफर्म 101% कह सकता हूँ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इससे बाहर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा घुमा के हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ऑप्शन चेंज हो सकता है, मैटर यही मिलेगा आपको, आंसर यहीं से जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देख। पहली चीज आती है दुग्ध दोहन किसको कहते हैं। एक चीज होती है लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, जेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस। सबसे पहले दुग्ध दोहन किसको कहते हैं? पशु के अयन में जो गादी होती है, थन जो होते हैं, जो एरिया जो होता है उसको अयन अपन बोलते हैं, साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसमें अयन बोलते हैं। तो पशु के अयन में एकत्र दूध को थनों के माध्यम से बाहर निकालना दुग्ध दोहन कहलाता है। पशुओं के अयन में एकत्र जो दूध है उसको थनों के माध्यम से बाहर निकालना क्या कहलाता है? दुग्ध दोहन कहलाता है। ये तो थनों के माध्यम से बाहर निकालना दुग्ध दोहन हो गया। अब दुग्ध दोहन की 3 विधियां वो मैं बता दूंगा। पहली विधि होगी मशीन के द्वारा, जो बड़े डेयरी फार्म है उनमें एक एक जो जर्सी गायें होती है, जो होलिस्टाइन फ्रीजियन गायें, उन्हें एक एक गाय 50-50, 40-40 लीटर दूध देती है, तो ग्वाले नहीं निकाल सकते, वो डेली दोनों टाइम का काम रहता है, तो मशीनों द्वारा निकालते हैं। वो बड़े फार्मों के लिए उपयोगी है। वहां से क्वेश्चन इतना आता है कि उसकी क्या हानियां है। तो भाई देखो मशीन के द्वारा निकाल रहे हो, अगर एक टाइम भी आप लेट होते हो तो मशीन क्या है, उसके थनों में से क्या खींच लेती है, खून भी कई बार आ जाता है गाय भैंस में। तो ये नुकसानदायक विधि है, इसका हार्मफुल पॉइंट अपने लिए, नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। यहाँ से क्वेश्चन ये इतना ही आता है। मशीन द्वारा विधि यहीं पे समाप्त, कि मशीन द्वारा करते हैं, और इसका नुकसान ये है कि अगर टाइम पे मशीन बंद नहीं करते हैं तो जो थन है ना, अयन है, गादी है, उससे खून आने की संभावना रहती है, और जो नसें वगैरह हैं उनमें हानि पहुंच जाती है पशु को। दूसरी जो विधि थी वो पढ़ेंगे, उससे पहले विनिंग और सकलिंग। विनिंग क्या होता है? माँ और बछड़े को जैसे ही जन्म हुआ, माँ और बछड़े को अलग अलग कर दिए, उसको बोलते हैं विनिंग, अलग अलग रख के पालना। और विनिंग का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ दूध उत्पादन, प्रॉपर पूरा हेल्थी, 101% हेल्थी दूध उत्पादन करना। अगर बछड़ा साथ रहेगा तो देखो वो भी दूध चूकेगा, और उसको दूध आप पिलाओगे तो उसके मुंह में भी जीवाणु रहेंगे, ऐसे भी जीवाणु रहेंगे, थन पे भी लगेंगे, बार बार आप धो नहीं सकोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसमें, आप मानो या नहीं मानो, अशुद्धियां आ जाती है। तो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए बछड़े और माँ को अलग अलग रखकर पालना विनिंग कहलाता है। और सकलिंग मतलब सकलिंग, सकलिंग साथ साथ, बछड़े और माँ को साथ साथ पालना सकलिंग कहलाता है। अब मैंने एक चीज बताई डेफिनेशन में कि अयन में एकत्रित दूध को, अयन में एकत्रित दूध थनों के माध्यम से निकालने हैं, उसको क्या कहेंगे अपन? दुग्ध दोहन।
और जो दूध बन रहा था ना शरीर में, भाई एनिमल के शरीर में जो दूध बन रहा है ना उसको बोलते हैं अपन मिल्क शेरेशन या दुग्ध का निर्माण या दुग्ध स्त्रावण। और उसके लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये याद रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जैसे अपन कोई गाय भैंस है ब्यात के बाद उसको कैल्शियम की पीपियां लाके देते हैं, आपने देखा होगा, सब रूरल बैकग्राउंड से, ऐसा तो है नहीं कोई बहुत विदेश से आया जानता नहीं है। कैल्शियम की जो देते हैं डिब्बे, जो लाते हैं अपन सरस सेंटर से, डेयरी से, अपने जो सेक्रेटरी है उससे लाते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो क्या करती है, दूध बढ़ने को बढ़ावा देती है, दूध बढ़ने को बढ़ावा देती है ताकि ज्यादा दूध बने। और एक केस ऐसा देखा होगा, कई कई बार क्या होता है, अपनी भैंस या गाय के जो बछड़ी है वो मर जाती है और वो भैंस है दूध नहीं देती है फिर, ठीक है, तो उसके लिए ये भी देखा होगा कि एक अपन इंजेक्शन देते हैं उसको, दूध से 15 से 20 मिनट या आधा घंटे पहले की इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद में दूध देना दे देती है वो। तो उस इंजेक्शन में जो होता है ना उसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन, उस प्रक्रिया को जो बोलते हैं मिल्क लेट डाउन या पावसना, उसमें होता है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। अब यहाँ पे समझना कंफ्यूजन, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो होता है वो पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोक्सिन। और ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, मिल्क लेट डाउन या पावसना या दूध उतरना के लिए। भाई कोई भैंस है, ठीक है, उसकी बछड़ी मर गई, तो ये तो है नहीं बछड़ी मर गई तो उसमें ऐसा कुछ गुण आ गया कि उसके शरीर में दूध बढ़ना ही, जो मिल्क शेरेशन हो रहा है वो ही बंद हो गया, वो तो बंद हो गया नहीं, पर वो अपने को दूध नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, उसमें ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन का स्त्राव नहीं हो रहा, दूध नीचे नहीं उतर रहा, बन तो रहा है दूध पर दूध नीचे नहीं उतर रहा है। तो दूध नीचे उतारने के लिए मिल्क लेट डाउन, उतरना या पावसना अलग प्रोसेस है, वो मिल्क शेरेशन अलग है। मिल्क शेरेशन बनने के लिए कैल्शियम के डिब्बे जो खिलाते हैं वो प्रोलैक्टिन को प्रेरित करता है, जबकि जो ऊपर से इंजेक्शन जो अपन लगाते हैं वो ऑक्सीटोक्सिन को प्रेरित करता है, जिससे क्या पावस जाती है भैंस और अपन दूध निकाल लेते हैं। अब दूध निकालने आ गए तो दूध निकालना किसको कहा था, आयन में कितने दूध को थनों के माध्यम से निकाल रहे हैं उसको दूध निकालना कहता है। उसके 3 विधियां थी, पहले थी मशीन के द्वारा, मशीन के द्वारा बड़े फार्मों में यूज करते हैं। इसका नुकसान ये था कि टाइम पे मशीन बंद ना हो तो खून भी आ सकता है रक्तवाहिनियों से। अब सेकंड विधि की बात करते हैं इसमें, पहली होगी मशीन द्वारा, इसको यहीं पे बंद। सेकंड विधि देखते हैं, चुटकी विधि, अंगूठा विधि और पूर्ण हस्त विधि। हिंदी में पहले लिख देता हूं मैं इनको, चुटकी विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, अंगूठा विधि और पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि। अब जो चुटकी विधि है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्पिंग मेथड। क्या बोलते हैं, स्टर्पिंग। स्टर्पिंग के नाम से ही आपको बहुत जगह मिलेगी है, स्टर्पिंग मेथड। ये किस काम में आती है, जो छोटे थन वाले, ठीक है, भेड़ हो गया, बकरी, जो छोटे थन वाले होते हैं ना उनमें ऐसे चुटकी के द्वारा ऐसे निकालने को क्या बोलते हैं, स्टर्पिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये यहीं पे खत्म, इतना ही है इसका, छोटे थन वालों के लिए स्टर्पिंग मेथड या चुटकी मेथड। फिर होता है अंगूठा विधि, जिसको बोलते हैं नकलिंग। क्या बोलते हैं, नकलिंग। नकलिंग क्यों बोलते हैं, अंगूठा विधि इस तरीके से, एज लाइक यू, है ना। तो इसमें एक चीज, ये बार बार अंगूठा, अब कंटिन्यू अपन जब दुग्ध दोहन करते हैं तो ये अंगूठा का जो अपने जॉइंट है ये थन से बहुत ऐसा अटैच होता है ना, तो इसमें क्या है, गांठ पड़ने का भय रहता है। भाई बार बार आप कंटिन्यू ऐसे कर रहे हो तो दूध में गांठ, सॉरी थन में गांठ पड़ने का भय रहता है। अंगूठा विधि को क्या बोलते हैं, नकलिंग बोलते हैं। और नकलिंग की एक ही हानि है, क्या, गांठ पड़ने का भय रहता है। थर्ड जो विधि अपनी पूर्ण हस्त विधि, सबसे बेस्ट मेथड है, फिस्टिंग इसको बोलते हैं, फिस्टिंग। इसमें किसी प्रकार का डर नहीं है, इससे दूध निकालो, सबसे बेस्ट मेथड है। दूध निकालना किसको कहते हैं, विधियां मैंने बताई दी। सबसे पहली है चुटकी विधि या स्ट्रिपिंग मेथड, छोटे थन वालों के लिए है। अंगूठा विधि या नकलिंग मेथड, इसमें अंगूठे से गांठ पड़ने का भय रहता है, ठीक है। थर्ड विधि अपनी पूर्ण हस्त या फुल हैंड मेथड, फिस्टिंग मेथड, सबसे बेस्ट मेथड यह है। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, आगे का टॉपिक देखते हैं। दूध प्रारंभ लैक्टोजेनेसिस मैंने बताई दिया आपको, और ये प्रोलैक्टिन वाला और ऑक्सीटोक्सिन वाला ढंग से समझा ही दिया। अब आता है पशुओं में बधियाकरण। बधियाकरण, बधियाकरण या कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन क्यों करते हैं मैंने बता दिया कि जो जननांगों में जो एनर्जी है, जो उसकी जनन वाले कामों के लिए एनर्जी थी, वो सारी उसकी फिजिकल ग्रोथ में लग जाती है, उसकी शारीरिक वृद्धि में लग जाती है, तो उसका जो बॉडी वेटेज है वो ज़्यादा हो जाता है, गुणवत्ता अच्छी हो जाती है, मांस उत्पादन अधिक मिलते हैं, उसके लिए ये किया जाता है। बधियाकरण मुर्गों के अंदर अगर कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कैपोनाइजेशन कहेंगे।
मुर्गे के अंदर अगर बधियाकरण कर रहे हैं तो उस क्रिया को कैपोनाइजेशन करेंगे और बधियाकृत मुर्गे को कैपन कहेंगे और इसके लिए यूज करते हैं डाई इथाइल सिस्टिलवेस्टोल हार्मोन। क्या यूज करते हैं? डाई इथाइल सिस्टिलवेस्टोल हार्मोन। सेम प्रोसेस अगर अपन मुर्गी के अंदर कर रहे हैं, अंडाशय अपनयन या अंडाशय को बाहर निकालना इसको कहेंगे, अंडाशय को सेना या अंडाशय अपनयन कहेंगे मुर्गी के अंदर। सेम प्रोसेस अगर अपन बकरे में कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कास्ट्रेशन। और बकरे में अगर ये कर रहे हैं तो कब करते हैं? मुख्य जो इसका समय होता है वो शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु होता है, ठीक है। नर पशुओं में वृषण या नर जनन कोशिकाओं को समाप्त कर देना या नष्ट कर देना पूर्ण रूप से, वो क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। एक होता है नसबंदीकरण, ये थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, नसबंदीकरण, वेसेक्टोमी जिसको बोलते हैं, वेसेक्टोमी। अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें, इसमें क्या, इसमें तो पूरा वर्षण जो तंत्र है उसी को नष्ट कर देते हैं, नर जनन तंत्र को। इसमें क्या नष्ट नहीं करते हैं, इसमें स्पर्म तो बनते हैं, पर जब मैटिंग की क्रिया होती है तो स्पर्म क्या होता है, जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, अंडाशय नलिका है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें नसबंदीकरण कर दें, गांठ वगैरह दे दिया, चीरा लगा दिया, ऑपरेशन कर दिया, वो प्रोसेस होती है। और नसबंदीकरण से जो तैयार पशु होता है उसको बोलते हैं टीजर बुल। टीजर बुल गाय के अंदर जो किसके यूज होता है, उसके हीट पीरियड जो होता है, मैटिंग जो होती है, उसकी पहचान करने के लिए यूज लिया जाता है। इसकी विधियां हैं, ठीक है। बधियाकरण किसको कहेंगे? नर पशुओं में वृषण या नर जनन कोशिकाओं को समाप्त कर देना या हटा देना या नष्ट कर देना बधियाकरण या कास्ट्रेशन कहलाता है। वेसेक्टोमी क्या कहलाती है? नर पशुओं की शुक्राणु वाहिनियों को हटा देना ताकि समागम के समय शुक्राणु रहित वीर्य स्खलित हो। टीजर बुल इसी से बनाया जाता है, मध्य में आए हुए मादा पशु की पहचान करने के लिए। इसकी विधियां हैं 3, 2 ही विधियां मेन, बर्डीजो कास्ट्रेटर, यही पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आता है, बर्डीजो कास्ट्रेटर। एक यंत्र है जिसके द्वारा बकरों के अंदर या नर जो बकरी जो पशु हैं उनमें बधियाकरण किया जाता है। उपयुक्त समय जो होता है वो सर्दियों का समय होता है और इसकी जो उपयुक्त आयु है वो रहती है 1 से 2 सप्ताह तक, ठीक है। और गाय व भैंस में रहती है 1 से 1.5 साल तक। इसके बाद में सेकंड है इलास्टेटर या रबर बैंड विधि। इलास्टेटर या रबर बैंड विधि जो काम में आती है भेड़ व बकरी में। उसके बाद में हिमकृत वीर्य बैंक, बस्सी जयपुर। कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन कि हिमकृत वीर्य बैंक कहाँ पे है। सीमेंट जो होता है उसका बैंक जो है, जो स्टोरेज किया जाता है वो कहाँ पे है? तो बस्सी जयपुर। कहाँ पे है? बस्सी जयपुर में है हिमकृत वीर्य बैंक, बस्सी जयपुर। नेक्स्ट जो इसमें राजस्थान में पशु पोषाहार संस्थान, जामडोली जयपुर। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। इसी टॉपिक यहीं पे समझा देता हूँ, वैसे अलग टॉपिक अलग स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए। AI इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता है बताता हूँ। ये 2 प्रकार का होता है गर्भाधान, जो होता है 2 प्रकार का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, जो आपने देखा होगा, अपन गाय या भैंस जो अपनी है उसको, गाय को अपन गौशाला ले जा रहे हैं, या जो नर पशु है सांड जिसको अपन बोल रहे हैं उनके पास लेके जा रहे हैं, और मेटिंग जो होती है नेचुरली रूप से जो मेटिंग होती है, समागम जो होता है उसको बोलते हैं। पर उस विधि में यह रहता है कि एक सांड है ना, अधिकतम 1 साल में 100 गायों को गर्भित कर सकता है या 100 गायों से मेटिंग की क्रिया कर सकता है। पर गायें तो बहुत ज्यादा है, सांड कम रहते हैं, तो अपने को प्रोसेस लंबा चलाना है, अपने को जल्दी जल्दी उत्पादन लेना होता है, तो अपने को ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके लिए अपने को जरूरत पड़ी कृत्रिम गर्भाधान की। कृत्रिम गर्भाधान, अब इसकी अलग अलग विधियां वो बताऊंगा। गाय और भैंस में सबसे बेस्ट मेथड है वही पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना कौन कौन सी सबसे बेस्ट मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक खत्म है ना। कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इनिसेमिनेशन। भारत में सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया था वो डॉक्टर संपत कुमारन ने करवाया था। डॉक्टर संपत कुमारन कब करवाया था? 1939 में, 1939 में। कब करवाया था? 1939 में डॉक्टर संपत कुमारन ने भारत में सर्वप्रथम AI करवाया। उसके बाद में 1942 में P भट्टाचार्य ने, 1942 में P भट्टाचार्य व उनके साथियों ने कहाँ पे करवाया था? IVRI जो अपना है ना, इज्जतनगर यूपी वाला, उसके अंदर करवाया था। ये 2 चीज हो गई। अब इसमें बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान किसको कहते हैं, मैंने बता दिया क्यों जरूरत पड़ी। इसकी 2 विधियां हैं, प्राकृतिक विधि और AI। तो प्राकृतिक विधि में नर व मादा आपस में समागम करते हैं, सबको मालूम है, मैंने समझा दिया। बात करते हैं AI के।
मादा पशु के हीट में आने पर एक विशेष प्रकार की पिचकारी से सीमेन को मादा की जननेंद्रियों में छोड़ा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं। सबने देखा है ये चीज प्रैक्टिकली, जो गांव वाले हैं अपन, ठीक है। एक विशेष प्रकार का यंत्र आता है पिचकारी रूप का, जिसमें क्या होता है, सीमेन होता है। अब वो सीमेन अपन कहते हैं ना, उसी नस्ल का मिल जाता है। या कितर कैसे करते हैं वो चीज भी बताऊंगा मैं अभी। तो सीमेन जो होता है उसको एक विशेष प्रकार की पिचकारी के माध्यम से मादा की जनन जो यंत्र है वहां पे छोड़ा जाता है अंडाशय फेलोपियन ट्यूब में, और वो समागम किया जाता है। तो ये है एआई। प्राकृतिक विधि में एक सांड से एक वर्ष में 100 गायें गर्भित कर सकते हैं, जबकि कृत्रिम विधि से एक वर्ष में एक सांड से 1000 से 2000 गायों को गर्भित किया जा सकता है। इसमें गर्भधान की संभावना भी उससे ज़्यादा रहती है, कि जो गर्भ ठहरने की जो संभावना होती है ना, रुकने की, वो उस प्राकृतिक विधि की बजाय जो एआई है, आर्टिफिशियल इनिसेमिनेशन है, कृत्रिम गर्भाधान है, उसमें 65% ज़्यादा रहती है। क्योंकि उसमें फिक्स फेलोपियन ट्यूब में एक यंत्र के द्वारा प्रशिक्षित जो आदमी है, जो डॉक्टर है, आपके एलएसए डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा सीमेन को सीधा वहीं पे मादा के जो अंडाणु है वहां पे छोड़ा जाता है। तो ज्यादा चांसेस रहते हैं उनके समागम होने के और गर्भ ठहरने के। नेक्स्ट, अब आते हैं इसमें एआई के लिए चरण। तो उसमें समझाने की इतना कोई जरूरत नहीं है, जो मेन है वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला होता है सीमेन एकत्रित करना। भाई एआई तो कर रहे हैं, उसके लिए अपने को सीमेन तो चाहिए, सीमेन एकत्रित करना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो चीजें बताऊंगा मैं, सीधी 1 लाइन में नोट कर लेना। जो सीमेन एकत्रित करने के लिए क्या होता है, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से एनिमल बनाया जाता है मादा की तरह। तो उसमें कृत्रिम योनि लगाई जाती है, उसका जो तापमान होता है वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, कृत्रिम योनि का जो तापमान होता है, आर्टिफिशियल वेजाइना, वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस गाय के अंदर। और भैंस में बात करें तो 39। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है और 3 से 4 बार पूछा गया है लेटेस्ट, कि कृत्रिम सीमेन एकत्रित करने के लिए कृत्रिम योनि जो लगाई जाती है उसका तापमान कितना रखा जाता है। तो 42 काऊ के अंदर और 39 भैंस के अंदर। और उसको कितने डिग्री के कोण पे लगाया जाता है, 45 डिग्री के कोण पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो कृत्रिम योनि लगाई जाती है सीमेन एकत्रित करने के लिए 45 डिग्री के कोण पे लगाई जाती है, और 39 उसका भैंस में और 41 से 42 डिग्री सेल्सियस गाय में उसका टेम्परेचर रखते हैं। फिर आते हैं उसमें सीमेन परीक्षण के लिए टेस्ट। तो 2 टेस्ट है, एक तो है बीबीसी टेस्ट, और दूसरा टेस्ट है वो है एमआरबी टेस्ट। इनमें ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि इतना पूछता भी नहीं है अपने कृषि परोक्ष वगैरह में। और अपन अभी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, जब एडवांस क्लास चालू करेंगे ना, पीजी लेवल की, एफओ एडब्ल्यू, तो उसमें करेंगे अपन ये चीज़ें, है ना। तो ये टेस्ट के नाम है एमआरबी। एमआरबी को बोलते हैं मिथाइल ब्लू रेड्यूकेस टेस्ट। ये क्या होता है, शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता के लिए। ये क्या होता है, शुक्राणु की संख्या व गतिशीलता के लिए, मिथाइल ब्लू वाला एमआरबी, शुक्राणु की गतिशीलता वह संख्या के लिए। और ये किसके लिए होता है, उसकी जन्म जो है क्षमता उसके लिए होता है। बीबीसी जो टेस्ट होता है ना, वो होता है वीर्य की शुद्धता के लिए होता है। और इसमें जो वीर्य सीमेन का पीला रंग होता है वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। सीमेन का पीला रंग राइबोफ्लेविन, और जो सीमेन में जो गंध आती है वो एमिन्स के कारण आती है। किसके, एमिन्स के कारण आती है गंध। ये पॉइंट जो है आप स्टार लगा के आपकी कॉपी में जो ऊपर का जो खाली पोर्शन आता है वहां पे नोट कर सकते हो। ठीक है, अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आती है, जब सारी चीजें पढ़ ली, नेक्स्ट टॉपिक आता है कृत्रिम गर्भाधान। जब हमने कर दिया उसके बाद में आता है अपने कृत्रिम गर्भाधान जांचने की चीजें। और एक और चीज है कि वीर्य सेचन। जब आप सीमेन लगवा रहे हो भैंस के, तो उसमें कितने वीर्य की जरूरत पड़ती है, सीमेन की जरूरत पड़ती है, गाय और भैंस में अलग अलग है। और ये क्वेश्चन 2 बार लास्ट ईयर जेट में भी आया हुआ है, कि गाय व भैंस में तो पड़ती है 0.5 से 2 ml, 0.5 से 2 ml। याद रखना ये वीर्य सेचन की मात्रा। और जो छोटे पशु है आपके बकरी और भेड़, उनमें पड़ती है 0.5 से 1 ml, 0.5 से 1 ml। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, पूछा जाता है, पूछा गया है। एक तो वो तापमान 42 डिग्री और 39 डिग्री, एक योनि का जो किस कोण पे लगाते हैं, 45 डिग्री के कोण पे लगाते हैं, 0.5 से 2 ml और 0.5 से 1 ml। अब आता है कृत्रिम गर्भाधान की विधियां। पानी पानी पिला। इसमें 2 विधि है, दोनों जो मेन पूछा जाता है उसी के बारे में करेंगे अपन। पहली विधि है योनि में हाथ विधि, दूसरी योनि में विक्षण विधि, और तीसरी
गुदा योनि विधि या रेक्टो वेजाइनल मेथड, सिर्फ इसी को पढ़ेंगे। गर्भ जांच करने की विधियां हैं, ठीक है। रेक्टो वेजाइनल विधि, रेक्टो वेजाइनल विधि ये गाय व भैंस के लिए बेस्ट मेथड है। सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी विधि गर्भ धारण चेक करने की सबसे अच्छी विधि है, तो रेक्टो वेजाइनल मेथड गाय व भैंस, ये क्वेश्चन आएगा गाय व भैंस के अंदर कृत्रिम गर्भाधान की जो जांच करते हैं उसकी बेस्ट मेथड कौन सा है, तो उसका बेस्ट मेथड है रेक्टो वेजाइनल मेथड। अब बात करें रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम, इसके आगे एक शब्द लग जाएगा, दूसरी विधि है रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम, रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम। यह भेड़ व बकरी के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, भेड़ व बकरी के लिए। रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम भेड़ व बकरी के लिए है, कृत्रिम गर्भाधान जांच करने की विधियों में है, ये याद रखना। गुदा योनि विधि या रेक्टो वेजाइनल विधि बेस्ट मेथड गाय व भैंस के लिए, और रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम किसके लिए, भेड़ व बकरी में। अब एक होता है साइलेंट हीट, साइलेंट हीट ये पाया जाता है गोवंश में, कि कोई गाय जब हीट में आती है, कोई मादा पशु, तो उसके नॉर्मली अपने को सिम्टम्स ये दिखते हैं कि वो समान अपने समान दूसरी मादा पशु पे चढ़ रही है, या जहाँ पे बांधा हुआ है वहाँ पे चारों तरफ घूम रही है, या कुछ उसकी असामान्य हरकत होती है। पर जो गोवंश है ना, उसमें कुछ ऐसी नस्लें हैं जो कुछ भी हरकत नहीं करती, पता ही नहीं चलता कि कब ये हीट पीरियड में है, पाली में है, तो उसको बोलते हैं साइलेंट हीट बोलते हैं। गोवंश में मेनली पाया जाता है, भैंस में ये नहीं पाया जाता है। पशु में गर्भाधान का उपयुक्त समय जो होता है वो मध्य में आने के 12 घंटे के पश्चात, जैसे मध्य में पाली में आने के 12 घंटे बाद, अगर आज से भैंस में कुछ ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिले तो 12 घंटे बाद अगर आप उसका गर्भाधान करवाते हैं, सीमेन उसका लगवाते हैं, संलयन अगर करवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी संभावना बनती है कि उसका गर्भ ठहरता है और भैंस रुक जाती है, ठीक है। 12 घंटे बाद, ये याद रखना, पशु में गर्भधान का उपयुक्त समय मध्य में आने के 12 घंटे के पश्चात पशु को गर्भित करें। और गर्भधारण की जो जांच करवाते हैं वो करवाते हैं 2 महीने बाद। भाई अगर जब हमने सीमेन लगवा लिया भैंस के, ये क्वेश्चन आता है कि गर्भ धारण करवा लिया तो उसके कितने दिन बाद दोबारा से पता लगता है, तो अगर 19 से 21 दिन तक दोबारा से आपकी गाय या भैंस जो एनिमल जो आपका है, फीमेल एनिमल है, वो दोबारा से हीट पीरियड में नहीं आता है, वैसे सिम्टम शो नहीं करता है, तो अपन उसका अनुमान लगा सकते हैं कि अपने पशु का गर्भ ठहर गया। और अब जब उसकी कन्फर्मेशन के लिए अपन जांच कराते हैं तो वो करवाते हैं 60 दिन बाद, 2 महीने बाद। और उसका बेस्ट मेथड कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गर्भ धारण की जो जांच कराते हैं 2 महीने बाद कराते हैं, और उसका जो बेस्ट मेथड है वो है रेक्टम पाल्पेशन विधि, रेक्टम पाल्पेशन, रेक्टम पाल्पेशन। रेक्टम पाल्पेशन तो है किसकी, गर्भ धारण की जांच करने की। गर्भ धारण करने की रेक्टोवेजाइनल विधि तो गाय और भैंस के अंदर, और रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम है भेड़ और बकरी के अंदर। याद रखना, कंफ्यूज मत होना इन शब्दों में, 3 ही शब्द है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। यदि मादा गर्भाधान के 19 से 21वें दिन बाद भी वापस मध्य में नहीं आती है या हीट में पाली में नहीं आती है, वैसे कुछ सिम्टम्स शो नहीं करती है, तो उसमें गर्भ ठहरने की संभावना बनती है, जिसको चेक अपन करवा सकते हैं 60 दिन बाद, लगभग 2 महीने बाद अपन चेक करवा सकते हैं। उसको चेक करवाने की सबसे बेस्ट मेथड है रेक्टम पाल्पेशन। डन। नेक्स्ट अब आता है पशुओं में आवास प्रबंधन, नेक्स्ट आपका टॉपिक। 2 टॉपिक और बच रहे हैं, फिर शब्दावली का मैंने इसमें रिवाइज कर दिया, और जितने बेसिक एनिमल हस्बेंड्री का लगभग ऐसे बता रहा हूँ, सारा भार आपके सर से उतर गया। अब बच रही आपके नस्लें प्लस एनिमल डिजीज। एक क्लास में एनिमल डिजीज विद ट्रिक से अपन पढ़ लेंगे, और नस्लों का तो मैं आपको बता ही दूंगा, वो सब सेम पढ़ाते हैं, उसमें कोई खास चीज़ नहीं है, फिर भी मैं करवाऊंगा, थोड़ा रैपिड रिविजन करवाएंगे उनका फास्ट, नस्ल और रोग। फिर डेयरी का पोर्शन है, दूध दही वाला 1 क्लास का, वो ऐसे करके 4 से 5 क्लास में कंप्लीट 20 क्वेश्चंस का कंटेंट आपका तैयार होता है 5 से 6 घंटे के अंदर सिर्फ। नेक्स्ट पशुओं में आवास, पशुओं में आवास तो ये 2 प्रकार का होता है, खुला और बंद। आवास अगर पशुओं को रख रहे हैं तो 2 तरीके से रख सकते हैं, तो खुले में रख सकते हैं बाड़े में, और एक बंद में रख सकते हैं अपन। तो खुला जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, राजस्थान के लिए बेस्ट सूटेबल है, और जो बंद है वो शहरी क्षेत्रों पे अपन जो अगर रख रहे हैं फार्म वार्म बना के उसके लिए। तो जो खुला आवास है उस विधि में 2/3 भाग खुला रखते हैं, जो बाड़ा है अपना उसका 2/3 भाग तो खुला पाया जाता है बिल्कुल, और 1/3 भाग जो है वो बंद पाया जाता है, या उस पर टिन शेड या चद्दर लगे होते हैं,
क्यों? क्योंकि कभी विपरीत मौसम जब रहता है, ठंड या फिर बरसात, तो पशु जो है उसमें आके रेस्ट कर सके, खुद को बचाव कर सके। तो खुला जो है, खुला आवास, उसके बारे में देखते हैं। इस विधि में 2/3 भाग खुला व 1/3 भाग बंद व छायादार होता है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रचलित है। सेकंड है बंद आवास विधि, ये शहरी क्षेत्रों के लिए प्रचलित है। यह जो व्यावसायिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से डेयरी फार्म चला रहे हैं उनके लिए है। इसमें 2 प्रकार से पशुओं को बांध सकते हैं, एकल पद्धति और द्विपद्धति। एकल पद्धति, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूंगा। और द्विपद्धति, एकल पद्धति कम पशु है, अगर 10 से 20 पशु है तो एकल पद्धति में मैं बांध दूंगा एक साइड, और अगर मेरे पास 80 से 100 पशु है तो द्विपद्धति मेरे को अपनानी पड़ेगी। द्विपद्धति भी 2 प्रकार की होती है, मुंह से मुंह विधि, फेस टू फेस, मुंह से मुंह विधि। अब इसको समझना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और पूंछ से पूंछ, टेल टू टेल विधि, पूंछ से पूंछ विधि, फेस टू फेस मेथड और टेल टू टेल मेथड। फेस टू फेस मेथड में ये बीच में जो आपको चारा खिलाने का स्थान होता है पशुओं को, उसको बोलते हैं नांद, या अगर लोकल जो शब्दावली में बात करें तो ठाण या नांद, उसको बोलते हैं चारा खिलाने का। फेस टू फेस मेथड में ये होता है, ये गाय है, इसका मुंह ये इधर कर दिया, ये गाय है, इसका मुंह इधर, ये गाय है, इसका मुंह इधर, ये गाय थी, इसका मुंह इधर, इसका इधर, इसका इधर, ये एक में ही चारा खा रही है। तो इसमें इसका नुकसान यही है कि जो श्वसन से संबंधित जो रोग है वो फैलने का, संक्रामक जो डिजीज है वो फैलने का डर रहता है, इसलिए ये इसको साइंटिफिक रूप से सही नहीं बताया गया। पर पूंछ से पूंछ वाली विधि में क्या होता है, ये आपकी नांद हो गई, ये इधर पशु बंध गए, ये पीछे दीवार थी, इधर इनकी पूंछ आ गई। सेम इसी तरीके से इधर वाले पशु हैं, उनकी पूंछ इधर आ गई। तो पूंछ से पूंछ विधि बेस्ट मेथड है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन यही से आता है कि पूंछ कौन सी बंद आवास के अंदर सबसे बेस्ट मेथड है, पूंछ से पूंछ विधि या टेल टू टेल मेथड जो बेस्ट मेथड। गाय व भैंस के आवास को शेड कहा जाता है, व भेड़ व बकरी के आवास को क्या कहा जाता है, स्टे, स्टे कहा जाता है। और गाय व भैंस को शेड, शेड कहा जाता है। चारा खिलाने का स्थान जो होता है वो नांद होता है। अब कौन से पशु को कितनी जगह की आवश्यकता होती है मीटर की, ब्यात वाले में कितनी होती है, गर्भावस्था में कितनी होती है, और सामान्य में दुग्ध ले रहे तब कितनी आवश्यकता होती है, बछड़े को कितनी होती है, वो एक सारणी अटैच करूंगा मैं, उसमें समझाऊंगा। इसमें चीजें अपन जो बेसिक चीजें वो समझ रहे हैं, तो वो उसको अभी के लिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट, नवजात बछड़ों की देखभाल करना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नवजात बछड़ों की देखभाल करना। इसमें सीधा सा मैं बता देता हूँ, नवजात बछड़ों की देखभाल करना। कोलेस्ट्रम, खीस का नाम आपने सुना है, तो खीस में जो आईजी प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, एक हल्का दस्तावर होता है, रेचक होता है दस्त लगाने के लिए। बाकी उसमें एंटीबॉडीज इतने पाए जाते हैं कि किसी भी डिजीज के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और 4 से 8 दिन तक कंटिन्यू जो एनिमल है प्रसव के बाद में जो गाढ़ा पीला जो पदार्थ देता है दूध के रूप में, उसको खीस बोलते हैं अपन। उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, और वो जो अपना मेमना है या जो भी आपका पशु का जो बच्चा है छोटा, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यही चीज़ है इसमें, एक बार मैं बता देता हूँ। जन्म के समय बछड़े का जो शरीर का भार होता है वो 25 से 45 किलो तक हो सकता है, 25 से 45 किलो तक का हो सकता है। डन। जन्म के 3 से 4 दिन तक खीस पिलाना बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रम, खीस नवजात बछड़े का मुख्य आहार है। खीस जो है हल्का दस्तावर होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है जो कि एंटीबॉडीज तैयार करती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अब लास्ट अपना टॉपिक है, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है पर बहुत अच्छा टॉपिक है, आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। आमाशय के आधार पे पशुओं का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं आमाशय के आधार पे। रूमिनेट या रोमैंथी पशु, रोमैंथी, रोमैंथी या इनको बोल सकते हैं अपन रूमिनेट, रूमिनेट। सेकंड नंबर पे है एरूमिनेट। कौन से है, एरूमिनेट या नॉन रूमिनेट। एरोमंथी जिनको बोल सकते हैं, रोमंथी, एरोमंथी, एरोमंथी या नॉन रूमिनेट, नॉन रूमिनेट। थर्ड जो नंबर पे है वह शूडो रूमिनेट या आभासी रोमंथी। देखो रोमंथी, एरोमंथी और आभासी रोमंथी, हिंदी में आभासी। लास्ट टॉपिक है ये,
फिर आपके एनिमल कंप्लीट है, बस नस्लें और वो बचेंगे रोग। इसको अपन बोल सकते हैं सूडो रूमिनेंट। सूडो की स्पेलिंग पी से चालू होती है, पता है ना, सूडो रूमिनेट। तीन प्रकार के हैं, आमाशय के आधार पे तीन प्रकार के वर्गीकरण है। एक चीज मैंने कल बताई थी कि पशुओं को जमीन पे गिराना क्या कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। और कास्टिंग पशुओं को जब जमीन पे गिराया जाता है, हमेशा धरती जो सतह है ना पृथ्वी की, उसकी दाईं तरफ गिराया जाता है। क्यों बाईं तरफ? क्या है, पशु का रूमेन पाया जाता है। रूमेन जो है आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। रूमेन, रूमेन के अंदर अगर रूमेन की साइड से आप गिराओगे, रूमेन दब जाएगा तो उसमें आफरा आने की संभावना हो जाएगी और पशु में लेने के देने पड़ सकते हैं अपने को। तो पशु को जब भी गिराते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि किस साइड गिराते हैं, तो दाईं तरफ गिराते हैं। बाईं तरफ क्यों नहीं गिराते? रूमेन पाए जाते हैं। आमाशय के आधार पे पशुओं का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है, रोमेंथी या रूमिनेट। अब जो रूमिनेट पशु होते हैं वो कौन से होते हैं? जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले। जुगाली करने वाले पशु मुख्यतः किस में आते हैं? रूमिनेट या रोमेंथी में आते हैं। जुगाली करने वाले किस में आते हैं? रूमिनेट या रोमेंथी में आते हैं। और इन उदाहरण है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। याद रखना, यहां से आएगा डायरेक्ट, गाय, भैंस और भेड़ और बकरी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी चारों जुगाली करते हैं, चारों रूमिनेट में आते हैं। ठीक है। आमाशय चार भागों में बटा होता है। इनका जो आमाशय वो चार भागों में बटा होता है। छोटे छोटे में मैं यहाँ समझा दूंगा एक ही जगह में। सबसे पहला होता है रूमेन। रूमेन जो कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। सबसे पहला होता है रूमेन जो कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। लगभग 80% भाग अकेला कवर करता है। और क्या काम करता है? 80% भाग ले रहा, तो आप भी समझ सकते हो, चारा जो खा रहे हैं ना पशु, आहार जो खा रहे हैं उसका संग्रहण करता है, उसको स्टोरेज करता है। जो रूमेन है वो रूमिनेट जो पशु है, रोमेंथी जो पशु है, उनके आमाशय का पहला भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। रूमिनेट पशु वो होते हैं जो जुगाली करते हैं और इनका आमाशय चार भागों में बटा होता है। पहला है रूमेन। रूमेन सबसे बड़ा भाग है, 80% भाग रखता है, बाईं तरफ पाया जाता है। इसलिए तो पशु को दाईं तरफ गिरा रहे थे, बाईं तरफ पाया जाता है। और इसका पीएच जो होता है 5.8 से 6.8 तक पाया जाता है। बात खत्म, बस इतना सा रोल है रूमेन का। 5.8 से 6.8 पीएच होता है, बाईं तरफ स्थित होता है, भोजन या चारे का भंडारण करता है, आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। सेकंड नंबर पे आता है रेटिकुलम। रेटिकुलम, जो रेटिकुलम, जो एक चीज रेटिकुलम से याद आएगा, रेटर। रेटर का नाम सुना आपके? ट्रैक्टर इंजन वगैरह में आता है रेटर, ऐसे चौकोर टाइप का आता है इंजन को ठंडा करने के लिए। उसमें बारीक बारीक छेद आते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह छेद आते हैं, उसको रेटर बोलते हैं। ब्लैक कलर का आता है, फैन वगैरह चलता है, पानी का कुछ सिस्टम होता है उसमें। तो रेटिकुलम है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये उस रेटर की संरचना क्या होता है? जो रेटिकुलम है वो रेटर की आकृति का होता है और सबसे छोटा है। सबसे बड़ा रूमेन, सबसे छोटा रेटिकुलम। 5% भाग क्या करता है? 5% भाग। और इसकी आकृति जो है हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। मधुमक्खी के छत्ते के समान या हनीकॉम्ब। यहां से क्वेश्चन आता है, या तो पूछेगा रूमेन सबसे बड़ा भाग किस तरफ पाया जाता है, क्या काम होता है, किन में पाया जाता है? रोमेंथी पशुओं में पाया जाता है। ठीक है। और पीएच कितना होता है? 5.8 से 6.8 होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, 80% भाग कवर करता है। फिर सेकंड पे आएगा रेटिकुलम, रेटर, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना पाई जाती है, सबसे छोटा भाग पाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा ओमेजम। ओमेजम, ओमेजम, ओमेजम क्या करता है? जो एक्स्ट्रा पानी है, ओमेजम एक्स्ट्रा पानी जो है उसको अवशोषित करता है। भोजन के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना, भोजन के पानी को अवशोषित करता है। रेटिकुलम का एक और काम है भाई, रूमेन का काम था चारा इकट्ठा करना। रेटिकुलम जो है वो क्या करता है? रेटर, रेटर की तरीके से पाया जाता है। हनीकॉम्ब जिसको कहते हैं, जो भोजन में कोई अनावश्यक पदार्थ आ गया है ना, कोई नुकीली चीज आ गई है सपोज, या फिर कोई कांटा आ गया है ना, तो उनको ये रोक लेता है, उनको आमाशय तक जाने नहीं देता, ताकि अपनी आंत वगैरह है पशु की उनमें नुकसान ना हो। तो वो काम है नुकीली चीजें और फालतू की चीजों को रोकना। रेटिकुलम सबसे छोटा भाग है, हनीकॉम्ब की संरचना में पाया जाता है। ओमेजम है, भोजन के अंदर जो पानी है उसको अवशोषित करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर, WATR, वाटर से रिलेटेड जो काम है ओमेजम करता है। लास्ट जो भाग है एबोमेजम। एबोमेजम, एबोमेजम है, उसको अपन ट्रू आमाशय, सत्य आमाशय या ट्रू स्टोमच भी कहते हैं, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं ना, पाचक एंजाइम्स, ये याद रखना,
पाचक एंजाइम्स जो है, पाचन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, चौथा भाग जो है ना आमाशय का, एबोमेजम। भाई 4 भाग पढ़ रहे, किसके पढ़ रहे हैं, देखो क्लासिफिकेशन सही से समझना। पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, रूमिनेट, नॉन रूमिनेट और स्यूडो रूमिनेट। सबसे पहले आते हैं रूमिनेट। रूमिनेट जो पशु है वो जुगाली करने वाले पशु आते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इनके आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है रुमेन, सबसे बड़ा भाग होता है, 80% भाग लेता है, चारा संग्रहण करता है, 5.8 से 6.8 पीएच होता है, बाईं तरफ पाया जाता है। डन। सेकंड है रेटिकुलम, छोटा भाग है, सबसे 5% हिस्सा है और हनीकॉम्ब की संरचना होती है, नुकीली चीजों को इनको रोकता है। तीसरे नंबर पे है ओमेजम, एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है। चौथे नंबर पे एबोमेजम, एबोमेजम जो है ट्रू स्टोमच इसको बोलते हैं, वास्तविक आमाशय इसको बोलता है। जो पाचन का रियल जो काम होता है ना वो एबोमेजम में ही होता है। पाचक एंजाइम्स जो पाए जाते हैं एबोमेजम में। ये यहाँ पे खत्म। अब आता है सेकंड, एरोमंथी पशु, नॉन रूमिनेट पशु। जो नॉन रूमिनेंट है, जुगाली नहीं करते हैं, इनका आमाशय में कोई विभाजन नहीं होता, एक ही आमाशय होता है इनका। ये जुगाली नहीं करते हैं, नॉन रूमिनेट जुगाली नहीं करते और एक हिस्से में बटा होता है, कोई हिस्सा नहीं होता है। इसमें आ गया कुत्ता बिल्ली, आपके कुत्ता बिल्ली नॉन रूमिनेट। अब आता है सीधा शूडो रूमिनेट या आभासी रूमिनेट। इसमें आमाशय के ये चारों भाग नहीं होते, एक भाग ऑब्सेंट होता है 3 नंबर का। ओमेजम जो है ना वाटर का वाला, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। किसमें, आभासी या शूडो रूमिनेट वाले में। रूमेन पाया जाएगा, रूमेन के बाद रेटिकुलम पाया जाएगा, रेटिकुलम के बाद में सीधा कौन सा, ओमेजम पाया जाएगा, एबोमेजम पाया जाएगा, सॉरी एबोमेजम, जिसको अपन सत्य आमाशय कह रहे हैं, जिसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो पाया जाएगा। कौन सा नहीं पाया जाएगा, ओमेजम। और ओमेजम का काम क्या था, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब ये कौन से शूडो रूमिनेट पशु कौन से होते हैं, आपके ऊंट और लामा। ऊंट में आपने चीज नोटिस की होगी, बहुत कम पानी की जरूरत होती है, बहुत लंबे समय तक ऊंट बिना पानी के रह सकता है। क्यों रह सकता है, क्योंकि उसमें यार ओमेजम है भाग जो है वो पाया नहीं जाता, एक्स्ट्रा पानी ऑब्जर्व करने वाला भाग नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, तो उसको सूडो रूमिनेट या आभासी रूमिनेट पशु कहते हैं। तो इसके उदाहरण में आप लिख लेना ऊंट और लामा, ऊंट और लामा इस पे लिख लेना, नीचे वाले में ऊंट और लामा। इसके बता दिया कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, उसके ऊपर वाले के हैं ये नहीं पाया जाता इसके अंदर। और इसमें जो क्वेश्चन आने का वो ये सत्य आमाशय किसको कहते हैं, एबोमेजम, एबोमेजम सत्य आमाशय कहलाता है। पाचक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। कास्टिंग वाला मैंने बता ही दिया आपको। तो ये होती है आपकी क्लास का एंड। इससे पहले स्लाइड एक बार देख लेते हैं, 15 स्लाइड हो गई। आमाशय के आधार पे हमने पढ़ा, नवजात बछड़े का हमने पढ़ा, खीस के बारे में, पशुओं में आवास का हमने पढ़ा, खुला हुआ बंद वाला, ठीक है, टिन शेड वाला। और ये रेक्टोवेजाइनल विधि, रेक्टोवेजाइनल विधि गाय व भैंस के लिए है गर्भधारण की, रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम भेड़ और बकरी के लिए है, और रेक्टम पाल्पेशन गर्भ की जांच के लिए, जो कि 2 महीने बाद करते हैं। और 19 से 21 दिन बाद अगर रिपीट नहीं हो रहा है आपकी हीट पीरियड, तो मतलब है पाली भैंस आपकी रुक गई है। कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इन्यूसिमुलेशन किसको बोलते हैं, कृत्रिम रूप से जो करवाते हैं, ठीक है।